दोस्तों, लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक एक इतना घिनौना अपराध है जिसको समाज में कहीं पर भी जगह नहीं दी जा सकती किसी भी तरीके से। बस इस चीज़ के लिए कि उस लड़की ने मना कर दिया कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, तो तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं है। तो ये जो मूवीज़, ये OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जो स्टोरी चलती है, उनका जो इफेक्ट आज की डेट में सोशल मीडिया का लोगों के ऊपर देखने को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी उम्र किसी बच्ची को झेलना पड़ जाता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट अभी देखने को मिला दिल्ली के अंदर में। 17 साल की एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया गया एक ऐसे ही मनचले लड़के के द्वारा, जिसको उसने मना कर दिया था कि वो उसके साथ में नहीं रहना चाहती, उसके साथ में रिलेशनशिप को आगे नहीं करना चाहती कंटिन्यू। तो ऐसे केसेस आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी बनता है अगर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है, कई सारे राज्यों ने भी इसके बारे में बात की है। तो काफ़ी डिटेल से इस टॉपिक को मैं कवर करूंगा। पर लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि ये कहीं ना कहीं उस बच्चे की परवरिश दिखाता है, कि उस पर्टिकुलर समाज की एजुकेशन सिस्टम दिखाता है जहाँ पर ऐसा कोई घिनौना अपराध निकल कर आता है। तो उसकी अकेले की गलती नहीं है, उस समाज की गलती है जहाँ पर उसकी परवरिश हुई है और जिस तरीके से उसको पाला और बढ़ाया गया है। आप लोग इसके बारे में क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताएगा। बाकी डिटेल में इसको टॉपिक को जब वीडियो डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर एक टॉपिक के तौर पर मैं डिस्कस करूंगा। ओके, हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो जोश तो आई हो गई, आज है 16 दिसंबर। देखते ही देखते महीना जो है निकल रहा है ये भी हाथों से। पकड़ लो इसको, जकड़ लो, बिल्कुल शानदार तरीके से यूटिलाइज कर लो। देखिए, जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ेगा ना, अब सर्दी आएगी और तगड़े वाली, दिसंबर के एंड, जनवरी का स्टार्टिंग। भाई साहब, ये ना आलस से भर देगा आप लोगों को। आप लोगों का शरीर ना ये कहेगा बस रजाई से बाहर ना नाखून भी मत निकालना, आराम आराम से इंजॉय कर रज़ाई में। और आधे तो ये बोलेंगे कि रज़ाई में बैठकर ही पढ़ ले। रियलिटी में बताऊं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को कमज़ोर करती हुई नजर आएंगी। जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे भी ठंड लग रही है, ठीक है। पैरों में सॉक्स भी नहीं है, जो टेबल का नहीं होता, नीचे जो डंडा होता है जो कि लोहे का बना है, उसके ऊपर पैर रखा हुआ है, तो हल्का हल्का सा ठंडा लग रहा है। नींद मुझे भी आती है मॉर्निंग में, सबको आती है। पर लेकिन आप लोगों को इसी के अपोजिट जाकर अपना काम करना है। वो नहीं कहते कि धारा के विपरीत बहना है, वो चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी। वरना आप लोग खुद सोचो, किसी भी इंसान से आप लोग बात करोगे, उसको बोलो कि सोने में कितना मज़ा है, कोई भी इंसान नहीं बोलेगा कि सोने में मज़ा नहीं आता है। हर एक इंसान बोलेगा सोने में मज़ा आता है। पर लेकिन वो मज़ा किस काम का जो आप लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, आप लोग को आलस बना दे, आप लोग के शरीर को बर्बाद कर दे। तो हमेशा ये जो सारे सिस्टमेटिक वे में आप लोग के आसपास में ऐसो आराम जो रहते हैं ना, ये आप लोग को पीछे ढकेलते हैं। असली इंसान वही है जो इनको पीछे ढकेल कर आगे निकले। ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा आप लोगों के पास में फैसिलिटी रहेंगी, उतना ही ज़्यादा आप लोग दिक्कत में आना स्टार्ट हो जाएंगे। असली इंसान वो है कि जो इनसे ऊपर उठकर अपने आप को बताए कि हाँ, ये सारी मेरे सामने कुछ नहीं है। यानी कि एक तरीके से अपने आप को एक ऐसे जोन में रखे कि चाहे सर्दी आए, गर्मी आए, बरसात आए, इतना काम मुझे करना है और वो मैं कर ही रहूँगा या रहूँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये वाला डेडिकेशन आ गया। आप लोगों का टारगेट अचीव करने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। पर जिस इंसान को सुबह सर्दी जकड़ ले, उसको सर्दी उठने नहीं दे रही है, आप लोगों को लगता है वो इंसान अपना टारगेट अचीव कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। आप लोग सोचिए एक मिनट के लिए कि सर्दी भी इतनी बड़ी चीज़ हो गई। बच्चा कह रहा है कि सर वीडियो को 7:30 बजे तक ले आया करो, मतलब सुबह को उठा नहीं जाता आजकल सर, सर्दी लगने लगी है। सोचो एक मिनट के लिए, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो, उनको सर्दी लगने लगी, उन्होंने सुबह उठना छोड़ दिया तो क्या होगा। खासकर जो गांव में रहते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जब सुबह उठते हैं, कई बार माँ बाप जो है, खासकर मम्मी जो है नहीं, घर पे काम करने नीचे चली जाती हैं। खासकर जो जानवरों का डांगर ढोर घर में रहते हैं, पापा जो हैं वो खेतों में चले जाते हैं, ठीक है। जाके देखना खेतों में, खासकर जब सर्दियों में गन्ना छिलते हैं खेतों में, खासकर अगर बात करें, भाई साहब बर्फ़ की तरह पानी लगता है वो, जब मतलब एक तरीके से ना गिरता है शरीर के ऊपर, वहाँ पर उसको हटाकर उसमें छोलना, काम करना उसमें। तो यार ये सारी चीज़ें, खासकर जो मेहनत करते हैं माँ बाप आप लोगों के लिए, सोचो एक बार उसके बारे में। तो ज़िंदगी में सारी चीज़ें ऐश्वर्य आराम से नहीं मिलती है। अगर ऐश्वर्य आराम से मिलती ना, तो भाई साहब हर एक इंसान जो है अपनी रज़ाई में बैठ कर ना अपनी ज़िंदगी की, वो नहीं कहते कि टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठा होता, पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान उठा लो जो टॉप पोजीशन पर है, वो सुबह 4 बजे से पहले अपना बिस्तर छोड़ देता है। भाई साहब ये बात लिख लेना। मोदी जी को ले लो, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आज की डेट में आप लोग ले लो, जिसको आप लोग मानते हैं जिसको आप लोग फॉलो करते हैं, वो 4 बजे से पहले अपना बिस्तर छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है उस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। जब दुनिया उठ रही होती है ना, उस टाइम पर आप लोग इतना बड़ा काम कंप्लीट कर चुके होते हो कि लोगों को ये भी नहीं पता है कि आप लोगों ने क्या क्या निपटा दिया है। तो ये होता है असलियत में अंदर से मोटिवेट करने वाला जुनून।
ये फिर से मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पीछे खींचेगी। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि इनके चपेट में कितना आना है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मौसम है यार। पसीना नहीं है आप लोगों को, मतलब खासकर बात करें मच्छर मक्खी का जो एक तांडव रहता है गर्मियों में, वो भी काफ़ी कम हो गया है। हालांकि मच्छर अभी बाज नहीं आ रहे हैं पर लेकिन फिर भी गर्मियों के कंपेयर में काफ़ी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी बेचारे अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं। तो इस तरीके से सबसे बेस्ट तरीके से इस टाइम को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। 2-3 महीने है ना, यही पढ़ाई के शानदार महीने आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद में ताबड़तोड़ रिवीजन हो जाएगा बस। तो ये बात ध्यान रखना है, तो ढंग से टाइम को यूटिलाइज करना है इफेक्टिवली, ठीक है। डिस्कशन बहुत शानदार रहेगा, जैसा कि आप लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। बस छोटा सा काम करना है, वो क्या है, टकटकी लगा कर देखना है, तभी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आप लोग दे पाएंगे। और बहुत ही कुछ डिस्कस करूंगा आज की वोकेबलरी में, बहुत मजा आने वाला है आपका। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो एमसीक्यू हैं, खासकर छोटे वाले एमसीक्यू हैं, छोटू कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बहुत मजा आप लोगों का आएगा। तो अच्छे से एंजॉय करेंगे एक एक चीज़। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक बात जीवन से जुड़ी हुई, बोला है कि जीवन में सही समय कभी नहीं आता दोस्त। अगर आप लोगों को लग रहा है कि गर्मियों में सर्दी आएगी तो पढ़ेंगे, सर्दियों में थोड़ी सी कम सर्दी आएगी तो पढ़ेंगे, मतलब ये सब चीज़ें ना दिन को, माइंड को तसल्ली देने वाली बात है। जब आप शुरू कर दो वही सही समय है। आप लोगों को लग रहा है ना कि न्यू ईयर आएगा तो स्टार्ट करेंगे, मंडे आएगा तो स्टार्ट करेंगे, अगर ऐसे करते रह गए ना तो भाई साहब लेने वाले दुनिया एक तरीके से लेकर चले जाएंगे, जिनको जिसके नहीं आप जिसकी बाट में बैठे हो, जिसके वेट में बैठे हो, तो वो आप लोगों को वही मिलेगा। फिर बोलते हैं ना कि मेहनत करने वाले जितना छोड़ दिया करते हैं, अक्सर इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है। तो ये रियलिटी है। तो आप लोग भी अपने गोल के लिए कम से कम इतना जो जुनून रखो यार, ये आपका गोल है। आने वाली जो ज़िंदगी है आप लोग की 40 से 50 साल, वो इसी के ऊपर कटने वाली है। तो सोच के चलो कैसी होनी चाहिए वो ज़िंदगी। उसके लिए 1 साल के लिए आप लोग मेहनत नहीं कर सकते हो कि हाँ यार लग के मेहनत कर देते हैं उसके लिए। तो ये सोचो यार, थोड़ा सा डिसिप्लिन में अपने आप को लेकर आओ और फिर देखो ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है कि नहीं। तो बातें जो है अंदर तक जाने देना। और जो भी पर्सनैलिटी आप लोगों को बताता हूँ ना, यहाँ पर इन्होंने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ रखा है अपनी ज़िंदगी में। इन्होंने मैंने कहता है कि एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत रत्न अवॉर्डी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, काफ़ी बड़े इकोनॉमी के ज्ञाता भी हैं। इनको भारत रत्न मिला हुआ है और इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है, इकोनॉमी के फील्ड में। तो आप लोग समझ सकते हैं। नाम बताइए, देखता हूँ कौन इनका नाम बताता है। काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल इनके बेसिकली हिंदू में आते हैं, कई बार मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किए हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोगों को इनका नाम बताना है, देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूंगा जो बेसिकली एसिड अटैक वाले केस के बारे में। ये पर्टिकुलर केस तो एक केस है, पर लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जो हैं रिसेंटली देखने को मिलते हैं कि लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक किए जाते हैं। और उसकी वजह से आप लोगों को पता है ये कितनी खतरनाक चीज़ होती है। ये इतना खतरनाक है कि इसको किसी चीज़ के साथ में आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। इंसान को गोली मार दे तो 1 मिनट में मर जाता है, पर एसिड अटैक का जला हुआ इंसान मुझे अभी भी याद है। मतलब नहीं, आप लोग देखो कि कई बार हाथ पे मतलब चाय डल जाए थोड़ी सी, अगर ठीक है गर्म दूध गिर जाए तो सुना है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार मार के पीता है। और भाई साहब एसिड अटैक ना आप लोग की बॉडी की जो खाल होती है, जो मांस होता है, उसको पिघला देता है। सोचो कि खाल का मांस जो है वो पिघला पिघला कर वो नीचे लटकने लग गया है, बिल्कुल मांस के लेथड़े नीचे लटक गए। बहुत ही बुरी कंडीशन है यार। मैंने इंटरव्यू सुना था एक लड़की का जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर है। वैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ना आंखों में से मतलब ऐसे लगने लगा मैंने रो दो बस बैठ के, अभी कितना दर्द फील होता होगा, वो वाली चीज़ आप लोग देखो। तो ये ऐसे इंसिडेंट है, हमारे देश में नहीं है, कई जगह देखने को मिलता है। पर लेकिन ये खासकर जो मनचले होते हैं ना, जो खासकर जिनको एक ज़िंदगी अभी स्टार्ट की है, चूजा निकला है अभी अंडे में से और उसको लगता है कि ज़िंदगी को तू ही समेट ले अपना, किसी लड़की ने क्यों मना क्यों कर दिया, मतलब एक तरीके से एक ही अलग ही जोन का जोन रहता है। तो ये सारे इंसिडेंट आप लोग देखते हैं। वेस्ट बंगाल टॉप पर इसमें, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और दिल्ली यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में तीसरे नंबर पर है। तो बहुत सारे एसिड अटैक के इंसिडेंट जो है वो हमारे देश में निकल कर आए। इवन एनसीआरबी, नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि देश में सरकारी संस्था है, इसके द्वारा खुद बताया गया 2018 में 240 के करीब विक्टिम एसिड अटैक के यहाँ पर देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम आप लोग देखने को मिलेगा कि 57% ये बेसिकली वुमेन, आप लोगों को बेसिकली देखिए वुमेन क्या, लड़कियां बोलूंगा मैं यहाँ पर, वो बच्चियां जिनको एक किसी मंचले ने अप्रोच किया और उन्होंने मना किया और उसने उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया। अब से पहले मतलब 2013 से पहले तक हम लोग इसको ज़्यादा गंभीर अपराध मानते भी नहीं थे। इसको कोई प्रोविज़न ही नहीं था अलग से इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंदर में। उसके बाद में फिर 2013 के बाद में लगा
कि यार इसका कुछ करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर रेगुलेट किया गया कि जो भी एसिड या ऐसी कोई हार्मफुल जो भी ऐसे जो प्रोडक्ट है, सब्सटेंस होते हैं जिनको, उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया। और सेक्शन 326 ए के तहत इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के तहत इसको 10 साल का एक पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में यहाँ पर डाला गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एक ऐसी चीज आज की डेट में हो चुकी है जिसके बारे में बात करना बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइन दे रखी है इसके लिए। कई सारी पीआईएल गई, एक लक्ष्मी का केस आया था, लक्ष्मी के नाम से केस है यहाँ पर, आप लोगों ने देखा होगा, दीपिका पादुकोण ने मूवी भी बनाई है उसके ऊपर। वो एक बहुत बड़ा जजमेंट है यहाँ पर एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए यहाँ पर। और उसकी वजह से कुछ सहूलियत मिली, क्योंकि इतना पैसा लग जाता है ना किसी लड़की के ऊपर, अगर एसिड अटैक कर दिया उसकी ज़िंदगी को संवारने में घर बिक जाते हैं भाई साहब, इतना पैसा लगता है। इतनी सारी सर्जरी होती है उसको, से उस खाल को समेटना, नई खाल निकल के आ रही है, एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। इंसान अगर अपने आप को, चेहरे को देख लेना, 2-4 एसिड अटैक के सर्च करके देखना गूगल पे, आप लोगों को पिक्चर देखकर समझ में आ जाएगा कि क्या भयानक, मतलब एक तरीके से खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। इंसान खुद का चेहरा देखकर डर जाए, सोचो आप लोग, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। और जब कोई लड़की के साथ में ऐसे कृतज्ञ होता है तो सोचो, ना तो उसके साथ में कोई शादी करने के लिए तैयार है, ना ही उसको कहीं जॉब देने के लिए तैयार है, ऊपर से उसके ऊपर खर्चा इतना आ जा रहा है कि पूरा परिवार जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है दांव पर लगाकर जैसे तैसे उसकी ज़िंदगी को आगे लेकर चलता है। तो ये समझो कि क्या करेगी वो लड़की अगर उसके ऊपर एसिड अटैक यहाँ पर कर दिया गया। तो कितनी बुरी कंडीशन क्रिएट कर दी गई। एक ऐसी लड़की जो कि अपने सपने देख रही थी ज़िंदगी में कुछ करने के, आगे बढ़ने के, और उसकी ज़िंदगी वहीं पर ही ख़त्म कर दी। तो इसको चलते जब लगा कि ऐसा कुछ है, तो सेंटर के द्वारा भी गाइडलाइन इशू की गई कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने बोला कि ये जो अगर किसी को भी एसिड अगर बेचना है तो उस इंसान को देना पड़ेगा जो अपना वैलिड आईडी प्रूफ दिखाएगा, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा, आधार कार्ड जो कि वैलिड होगा। बायर और सेलर को यहाँ पर एक तरीके से, अगर कोई भी इस तरीके से लेकर जा रहा है, कोई भी इस तरीके से, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा पुलिस को यहाँ पर कि आखिर क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी, क्यों इसको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ में मोर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से गाइडलाइन इशू की गई कि अगर किसी के साथ में ऐसा हो रहा है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट उसका मिलना चाहिए, उसकी हेल्थ के बारे में बेसिकली कुछ बातें की गई कि लड़कियों को कैसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में खासकर अगर बात करें तो परिवार जो है वो बेचारा चिंता में रह जाता है फिर कि कैसे इन चीज़ों को सुधारना है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर इसके ऊपर बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ने भी बातें बोली है। और इसको कहीं ना कहीं एक, आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं जो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, पुरुष प्रधान देश, जिसमें लड़कियों को और महिलाओं को हम लोग खासकर कम आंकते हैं, तो उसमें यहाँ पर ये एसिड अटैक काफ़ी खतरनाक तरीके से एक वेपन की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है लड़कियों के खिलाफ। तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, लड़कों के ऊपर देखा है कि उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया किसी लड़के के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं एक पुत्र प्रधान या एक तरीके से एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का माइंडसेट भी यहाँ पर ये दिखाता हुआ नजर आता है। एक लड़की की भी यार लाइफ है, उसको अपनी लाइफ उसको जीनी है। वैसे इतनी सारी प्रॉब्लम लड़कियां झेल झेल कर आगे निकल कर आती हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, और उसमें ऊपर से ऐसे इंसिडेंट, तो ये एक नेक्स्ट लेवल की, मतलब एक अलग ही लेवल की ये ऐसी चीज़ हो जाती है कि उसके बारे में बस क्या ही बोला जाए। तो सोचने वाली बात है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके बारे में। ये खुद देखो आप लोग, यहाँ पर एक कमेंट है जो यहाँ पर मनीषा हिमाचल प्रदेश से हैं, इनके द्वारा ये कमेंट बॉक्स में शेयर किया गया ये कमेंट। ये पढ़ना चाहती हैं पर लेकिन कई बार घर से सपोर्ट नहीं मिल पाती है। घर वालों का एक मुद्दा रहता है कि लड़की की शादी कर दी जाए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन सोचो कि आप लोग कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिसको दुनिया रोक रही है, और उसके बाद भी आप लोग करना चाह रहे हो, तो भाई साहब ये है असली ज़िंदगी जीने का मज़ा। दुनिया बोले कि तुम नहीं कर पाओगे और तुम जो है उस काम को करके दिखा दो, ठीक है, क्योंकि वो मानते हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो भाई साहब, और उस टाइम पर तुम दिखा दे कि हम ये कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं सही तरीके से पटका मारना। तो यही आप लोगों को करना है। जब आप लोगों को बोले ना कि तुम नहीं पढ़ पाओगे, डबल पढ़ो। जब आप लोग बोले ना तुम नहीं कर पाओगे, डबल तरीके से मेहनत करना स्टार्ट करो। मतलब आग लगा दो ना एक तरीके से, बस जिंदगी झोंक दो उसके अंदर में, और जब रिजल्ट आएगा ना, तुम्हारी जो मेहनत है उसी की अग्नि में से लोगों की आंखें जो है चौंधियाती हुई नजर आएंगी, और वो आंखें मलते हुए नजर आएंगे, कहेंगे नहीं यार ऐसा कैसे हो गया। तो सरप्राइज करने का मजा ही कुछ और है भाई साहब। दुनिया को देखो कितना मजा आता है। लोग अक्सर वही चीज़ें पसंद करते हैं जिससे लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये भी कर देगा क्या, ठीक है, ये ध्यान रखना। सोचो राहुल गांधी जी जो हैं वो भारत यात्रा पर निकले हुए हैं, किसी को लग नहीं रहा है कि वो कुछ कर पाएंगे, और कल को चलकर प्राइम मिनिस्टर बन गए, कैसा लगेगा। तो सोच के देखो एक मिनट के लिए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर निकल कर आती है कि इंसान को कहीं ना कहीं एक तरीके से जलना पड़ता है चीज़ों के अंदर में, कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए, और खासकर उस सोसाइटी के एक ढांचे में से जिसमें लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं है। आप लोगों को एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है।
तो बड़ा ही शानदार लगा मुझे एक तरीके से। लगे रहो यार, ये अभी यहाँ पर SLV के साथ में लगभग 3 महीने से जुड़ी हैं। डियर लगे रहो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन सब जो है तुम्हारे साथ में खड़े मिलेंगे। तब तक ही लोग मना करते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आते फिर देखना सारे बोलेंगे कि हाँ यही सही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे भी है 16 दिसंबर को, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम लोग विजय दिवस के रूप में भी बोलते हैं। अच्छा, वीडियो को पॉज करो आप लोग 1 मिनट के लिए, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए बताओ कि आखिर जो विजय दिवस है हम लोग किस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कि क्या रीज़न है हम लोग विजय दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग क्या एक्सप्लेन करोगे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ एक बार कि आप लोग बताओ कि विजय दिवस जो है आखिर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। तो ये जो विजय दिवस है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है 1971 की वॉर। 1971 की वॉर जो कि बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर के तरीके से भी यहाँ पर देखी जाती है, जिसमें पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश एक नया देश बनाया गया। उसी को हम लोग विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 1971 की ये लड़ाई थी जिसमें ये पूरा एक कार्यक्रम पूरा देखने को मिला। यही वो लड़ाई थी जिसने कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से दुनिया को एक फिर से यहाँ पर ये दिखाया कि जब इंडिया अपने पे आता है तो क्या क्या कर सकते हैं। उस टाइम पर सब चिल्लाते रह गए, पर उस टाइम पर जो कूटनीति इंदिरा गांधी जी के द्वारा शानदार कूटनीति खेली गई है। भाई साहब, USA का जहाज ना, लड़ाकू जहाज इंडियन ओशन में आ चुका था, पर मैडम ने तुरंत जाकर रशिया के साथ में जो है डील साइन करी, फ्रेंडशिप ट्रीटी। और रशिया ने बोल दिया अगर इधर को आएंगे तो आंखें निकाल कर गोटियाँ खेलेंगे, ठीक है। तो रशिया ने वहीं रोक दिया उसको। और उसके बाद में फिर क्या था, फिर चला यहाँ पर दंगल, और दंगल का नतीजा है पाकिस्तान बांग्लादेश 2 देश बन गए आज की डेट में। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कूटनीति काम आती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये डे उसी को रिकॉग्नाइज करता है 16 दिसंबर, जहाँ पर ये डे जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो विजय दिवस के रूप में यहाँ पर 16 दिसंबर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसको इतना फोकस देकर इतने डिटेल में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों का लिए बन सकता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि रिसेंटली अभी इस जो पूरा ये इंसिडेंट है इसको 50 साल कंप्लीट हुए। क्यों? 1971 की बात चल रही है यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंटली अभी इसको 50 साल भी यहाँ पर कंप्लीट हुए। और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इसको देखा जाता है। तो विजय दिवस जो है उसी का एक प्रतीक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ये वही लड़ाई है जिसमें हमारे पास में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अगर देखा जाए तो कई सारे लोग कहते हैं कि हमने एक अपॉर्चुनिटी गवा दी, अपना पूरा जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है वो वापस ले सकते थे, क्योंकि 93,000 जो सोल्जर थे यहाँ पर पाकिस्तान के वो हमारे कंट्रोल में थे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। उनको यहाँ पर सरेंडर करवा दिया गया था, वो भी अनकंडीशनल। मुक्ति बाहिनी जो कि बांग्लादेश की फोर्स हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा तैयार की गई थी, उसने शानदार तरीके से रोल प्ले किया। और इसी के बेस पर बांग्लादेश जो है 16 दिसंबर को हर साल यहाँ पर ये अपना इंडिपेंडेंस डे, जिसको वो बीडी बोलते हैं, बीडी मतलब वो बोलते हैं विजय दिवस, ठीक है। तो विजय दिवस जो बांग्लादेश का सेलिब्रेट किया जाता है वो 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर में तो ब्लैक डे की तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बारे में अगर कोई पूछा आप लोगों से तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी, और इसी के साथ में बांग्लादेश हिस्ट्री के अंदर में, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के अंदर में, और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट माना जाता है, क्योंकि रसिया और USA जो है वो भी आमने सामने यहाँ पर आकर खड़े हो गए थे इसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से। तो इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस अपनी रखता है, ठीक है। तो समझ में रखना इसको, तो थोड़ा सा याद होना चाहिए। एक बच्चे ने ना बड़ा प्यारा सा मेल किया, कह रहा है सर छुट्टी मारने का मन कर रहा है क्या? मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो कह रहा है कि सर गला ठीक करने का मूड नहीं लग रहा है, फिर कुछ दिनों में बोलोगे कि तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने कहा छुट्टी मारने के लिए यार तबीयत ख़राब करने के बहाने की क्या ज़रूरत है, मैं वैसे ही मार लूँगा अगर मुझे मारनी होगी तो। ऐसा नहीं है कि यार मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, कर रहा हूँ, मतलब एक तरीके से जो चीज़ें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी कर रहा हूँ मैं, गरारे बरारे। पर लेकिन पता नहीं क्या मौसम चेंज होता है ना, जैसे एक तो ये हो जाता है कि जैसे मान लो कि एक तरीके से जैसे गला पकड़ सा लेता है, ठीक है, तो आराम से ठीक होता है। वैसे दिन भर में ठीक रहता है, जैसे सुबह को जब उठते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा गला वैसे ही फंसा सा होने लगता है मॉर्निंग में जब उठते हैं। तो मॉर्निंग में थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है चीज़ें, वरना दिन भर में तो मुझे आराम लगता है। पर जब सो के उठता है इंसान तो उस टाइम पे वो अलग फील होती है। मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि सुबह के टाइम में मुझे लगता है ये फिर से फंस गया, मुझे लग रहा है।
ठीक है। तो उसके बारे में मतलब ऐसा नहीं कि मैं सुबह को, बल्कि मैंने पानी जैसे उठा, मैं बोलता ना सुबह को उठ के गर्म पानी पिया करो, पीते हो कि आप लोग नहीं पीते हो, और फिर गरारे वरारे तो सारे करता हूँ मैं भी, ठीक है। और शेड्यूल बना लिया आज का, कितने घंटे पढ़ाई करी मैं तो भूल ही गया पूछना, आज का शेड्यूल क्या है। और जो भी आप लोग शेड्यूल फॉलो कर रहे हो उसको रिव्यू किया करो एक बार मेरे दोस्त, देखना अपने आप में आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। कम से कम ये तो लिख दिया करो कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो आजकल, और फिर पूरे सप्ताह का कम से कम 7 दिन का एक एवरेज निकाला करो, तो वो कम से कम 7 से 8 घंटे आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं पढ़े तो यार क्या हो गया यार, बिल्कुल ज़िंदगी खराब हो गई है, नहीं, एवरेज निकाल लिया करो पूरे एक हफ्ते का जो एवरेज होना चाहिए वो 7 से 8 घंटे होने चाहिए। अगर पूरे हफ्ते में 7 से 8 घंटे का एवरेज आ रहा है आप लोगों का तो कोई दिक्कत नहीं है, सही गड्डी चल रही है। और पढ़ने का मतलब पढ़ना होता है, किताब लेकर बैठना नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो रीड बिटवीन द लाइन वाली बातें होती हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो स्टोरी मैंने शेयर की थी ना आप लोगों के साथ में, SLV फैमिली मेंबर, जिस साल जमकर पढ़ाई की उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल सिलेक्शन हुआ। तो ये पढ़ाई आप लोगों की काम आएगी। कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि एक तरीके से सर उस टाइम पे तो मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी, उस टाइम पर सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी आप लोगों ने, ठीक है। फिर क्या करना होता है, फिर तो बस रिवीजन करते रहो और अपना लगे रहो। जैसे कहता ना कई सारे बच्चे की जॉब के साथ में कैसे एग्जाम निकाल लिया, तो वो यही होता है यार। आप लोगों को बताया तो था कि 1 साल लग कर पहले तसल्ली में पढ़ाई कर लो, और फिर उसके बाद में जॉब वॉब जो भी करनी आप लोग करना स्टार्ट कर दो, और फिर देखो रिजल्ट आराम से आएगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। तो बेसिक चीज़ें हैं पर लेकिन कॉन्सेप्ट है, इनको याद रखिएगा, ओके। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि द हिंदू के अंदर कवर की गई, PIB के, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, सबके अंदर कवर की जा रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप जो मेला है उसके बारे में बात की जा रही है, और 197 डिस्ट्रिक्ट में इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। देखिए एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी टू अर्न व्हाइल यू लर्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि जब आप लोग कुछ सीख रहे हो तो उस टाइम पर आप लोगों को कमाने की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कोई जापान गया हुआ है, कोई चाइना गया हुआ, चाइना मत जाया करो यार ठीक है सबसे बढ़िया जो जाने वाली जो जगह है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर जाओगे तो जैसे कि ये फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, UK हो गया। UK तो मतलब इतने दिनों तक इन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, अब इतना तो हक बनता है ना हम लोग जाकर वहाँ पर इनको लूटे। या फिर आप लोग जानते हैं सड्डा कनाडा है, अपना घर है वो तो या फिर USA आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कंट्री हैं जहाँ पर आज की डेट में अगर आप लोग पढ़ने जाते हैं तो फीस वहाँ पर अच्छी खासी होती है, इसलिए वो आप लोगों को स्टडी के साथ साथ में अर्निंग का भी मौका देते हैं। यानी कि व्हाइल लर्निंग तो यू कैन अर्न ऑल्सो, तो लर्निंग और अर्निंग साथ में चलती है। पर लेकिन ये कैसे हो पाता है, आप लोग क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाती है? पहले तो इंडिया के बाहर जाकर पढ़ाई करना ये सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए आप लोगों के पास में कोई ना कोई तो स्किल आप लोगों की चाहिएगी, और कुछ नहीं था एटलीस्ट इंग्लिश आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो एक रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में अगर आप लोग किसी कंट्री का इतिहास उठाकर देखोगे ना, वो कंट्री इतने शानदार तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर पा रही है, अपने देश में सामान बना पा रही है, और फिर उसको एक्सपोर्ट कर कर अच्छा खासा पैसा भी कमा पा रही है। जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, USA हो गया। ये वो कंट्री हैं जिन्होंने पहले अपने देश में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है। आप लोग खुद सोचो, एक परिवार में 4 लड़के हैं और चारों के चारों स्किल्ड है। एक जो है उसमें से मतलब अच्छा खासा डॉक्टर है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो टीचर है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है अच्छा खासा किसान है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मान लीजिए लॉयर है। तो घर में 4 लोंडे और चारों के चारों कमाने वाले। दूसरे घर में 5-4 की जगह 10 लड़के, ठीक है, और 10 के 10 जो है वो खेती में लगे हुए हैं। तो आप लोग समझो यहाँ पर क्या किस तरीके से इंसान जो है उसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये 4 इन 10 से भी ज़्यादा आप लोगों को ताकतवर नजर आएंगे जब सोसाइटी में एक अच्छी ज़िंदगी जीने की बात आएगी। तो क्यों? क्योंकि इनके पास में एक स्किल है। आप लोग खुद सोचो, एक स्किल इंसान को कहाँ पहुँचा देती है। अगर एक इंसान जो है वो स्किलफुल इंसान है, मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। ये एक दोस्त है, बेसिकली जो दोस्त है उसके जो सर पे बाल है ना वो थोड़ा सा ऐसा है, किसी ने देखा हो ना सर के जो बाल होते हैं आगे उस पर एक भुआं सा बना होता है। उन्हें कई बार बाल इस तरीके से आए रहते हैं, मतलब ऐसे बाल सारे सही हैं, एक भुआं है सर पे जिसकी वजह से उसके बाल की स्ट्रक्चर आगे से थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कई सारे बच्चों के उसमें देखा होगा। तो एक पर्टिकुलर नाई था जहाँ पर वो बाल कटाया करता था। वो पर्टिकुलर नाई जो है वो वहाँ पर छोड़कर कहीं चला जाता है। तो वो इसके इतने शानदार बाल काटता था कि वो उसको नहीं कहते तरीके से हाथ जमा हुआ कि हाँ इससे ही बाल कटाने हैं। वो छोड़कर चला गया तो उसने उसका नंबर निकाला और फिर वो कहीं और जाकर काट रहा था। तो वहाँ जाने के लिए उसको अलग से 50-60 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे।
और वहाँ पर जाकर वो बाल कटा रहा था उससे। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर नाई के पास में ये स्किल थी कि वो इसके बाल इस तरीके से काट सके। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ स्किल के बारे में बात कर रहे हैं जब यहाँ पर। जैसे कि जब दाढ़ी बनाने की बात आती है तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारी ठुड्डी होगी, ठीक है, और ये हमारा गला हो गया, मान लो ये मेरा ही गला है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब दाढ़ी जो होती है वो एक तरीके से जब गले के जो नीचे आते हैं उनकी शेप अलग होती है, और यहाँ पर जो गले से ऊपर का रहता है उसकी शेप अलग रहती है। तो मेरी जो दाढ़ी के बाल हैं थोड़े से जो गले के नीचे आते हैं ना, गले के नीचे आते हैं, तो उनकी शेप उल्टी है। तो अगर कोई नाई अच्छा है तो मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उस तरह को उल्टा चलाएगा, और जो ऐसा ही नौसिखिया टाइप का वो रगड़ता हुआ जाएगा और वो पूरे गले गले में फुंसिया कर देता है। वो नहीं, एक तरीके से छोटी छोटी फुंसिया हो जाती है क्योंकि वो उल्टा चला रहा है उस तरह को। तो मैं पकड़ जाता हूँ, मैं बोलता भी कई बार, लेकिन वही है, एक तरीके से नोटंकी करते हैं कई सारे। तो फिर मैं एक तरीके मैंने कहा यार थोड़ा देख के कर ले, उसे पिटकरी विटकरी रगड़ते हैं, फिर और क्या करते हैं, ये गलती होगी। तो जो स्किल इंसान है ना वो तुरंत पकड़ लेगा। अच्छा बाल उल्टे हैं तो उस तरह उस हिसाब से चलाएगा। तो ये रियलिटी है। तो स्किलफुल पर्सन की क्वालिटी जो है आप लोगों को अलग बढ़ी हुई यहाँ पर नजर आती है। तो क्या हो गया? तो पहले उन कंट्री ने अपनी स्किल पर काम किया। अगर स्किल पर काम कर लिया, मान लिया हम लोगों ने यहाँ पर अपने पर्टिकुलर बच्चे उनको प्रॉपर एक पर्टिकुलर स्किल दे दी, ठीक है, कि हाँ ये बच्चे इस पर्टिकुलर स्किल में है माहिर, अब उनको कोई भी काम दे लो वो आसानी से कोई भी काम यहाँ पर कर पाएंगे। पुराने टाइम पर जब हमारे देश में अंग्रेज आए, इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजों को जब बोला गया कि इंडिया के अंदर में क्या कोई लोग बेरोजगार हैं, तो भाई साहब मैकाले साहब जो है ना सर खुजा रहे थे, दीवार में सर मारे थे कि ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी बेरोजगार नहीं है। रीज़न क्या था? हमारी कंट्री में कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम पर, खैर अब तो शायद ही देखने को मिलता है, गुरुकुल वाला। तो वहाँ पर बच्चे जाया करते थे और वहाँ पर बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर स्किल में नहीं, उनको कई सारी स्किल सिखाई जाया करती थी। यानी कि एक तरीके से किसी उनको बढ़ाई भी बनाया जा रहा है, जूते कैसे गांठने हैं वो भी उनको सिखाए जा रहे हैं, कई सारी स्किल उनको सिखा दी, किसान का भी काम सिखा दिया, कारीगर बना दिया उनको। तो इंसान जो है वो कभी भूखा नहीं मरेगा, और इंसान जो है वो कभी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा भी नहीं रहेगा कि उसके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि जॉब नहीं है। तो यही एक खतरनाक चीज़ थी। जब यहाँ पर अंग्रेजों ने आके देखी तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, भाई साहब ये एजुकेशन सिस्टम जो है ना इसको डिस्ट्रॉय करो, ये जब तक नहीं टूटेगा ना तब तक तुम इस कंट्री को ढंग से जो है अपने कंट्रोल में नहीं कर पाओगे। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय किया उन्होंने। हमारे देश में जो स्किल थी, हमारे देश में जो हथकरघा, हाथों से काम करने वाले जो कारीगर थे, उनकी एक औकात हुआ करती थी सोसाइटी में। उनके बनाए गए कपड़े लाखों में बिका करते थे, राजा रजवाड़े पहना करते थे। वो उनकी स्किल खराब करी इन्होंने, बिल्कुल अपने कपड़े यहाँ पर थोप थोप कर। हमारे जो कारीगर थे उनकी सबकी कारीगरी खराब करी, उनको लैंडलेस लेबरर बनाकर उनको अपने यहाँ पर इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। मतलब जितना शाम दाम दंड भेद लगा सकते थे ना वो उन्होंने हमारी हिस्ट्री, हमारी कल्चर, हमारी एजुकेशन, हमारे रिलीजन, हर एक एरिया में उन्होंने प्रहार किए, पकड़ पकड़ कर मारा। क्यों? क्योंकि डिवाइड एंड रूल, हम लोग आपस में लड़ रहे थे तो लड़ने का पड़ोसी मजा उठाते हैं। तो वही चीज़ देखने को मिलती है। तो स्किल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना इतना आगे बढ़ा स्किल की वजह से, तो यहाँ पर भी अभी जो अप्रेंटिस है सीखने के साथ साथ में स्किल भी यहाँ पर दिए जाते हैं। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट का एक पर्टिकुलर ये सिस्टम है जिसमें हमारे देश का टारगेट है कि आने वाले टाइम में बोला यह गया था कि 10 लाख के करीब यूथ को हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराएंगे 2022 के एंड तक का। और टारगेट ये है कि 2026 तक का हम लोग इसको कितना करेंगे, 60 लाख हम लोग इसमें इकट्ठा करेंगे। तो गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेन करने की बात की गई तो बोला गया कि 1 मिलियन यूथ पर एनम के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हर साल 10 लाख के करीब यूथ जो है उनको स्किल प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि स्किल रहेगी तो फिर कोई भी आएगा, कोई भी कोई ना कोई काम करेगा। इंसान के पास में कम से कम कोई काम रहेगा तो इंसान भूखा नहीं मरेगा। स्किल के ऊपर इसलिए फोकस दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ अभी आपको, ये थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग आप लोगों को जानने में लगेगी। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में आप लोगों को एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि स्टडी भी की गई है, उस पर पता चला है कि जो हमारी कंट्री के अंदर में जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो गांव की तरफ को मूव कर रही है। यानी ऐसे तरीके से ना, पहले जैसे मान लीजिए दिल्ली के अंदर में थी, अब निकल के वहाँ से आसपास वाले एरिया में गाँव है वहाँ पर जाकर वो चल रही हैं। ऐसा पूछने लगे आप लोगों से क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न सुनो। उसके पीछे के रीज़न बताता हूँ बेसिकली, जो आप लोग लिखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न तो यह है कि रेंट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है अगर कोई भी सिटी के अंदर में किसी भी तरीके का काम स्टार्ट करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर उसको ज़मीन खरीदनी है, गांव वाले एरिया में ज़मीन सस्ती मिल जाएगी और ज़्यादा मिल जाएगी, तो लैंड आसानी से अवेलेबल है वहाँ पर अगर वो अपना काम करना चाहता है। पॉइंट नंबर 3, अगर उसको लेबर चाहिए तो लेबर फोर्स जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा है और सस्ती भी यहाँ पर मिल जा रही है इसी एरिया में अगर वो जाकर काम करना स्टार्ट करता है तो। और इसी के साथ में वोटर की अवेलेबिलिटी भी अच्छी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि कई सारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है।
इनकी पानी की अवेलेबिलिटी और इसी के साथ में कुछ और रॉ मटेरियल की आवश्यकता हो तो वो भी आसानी से यहाँ पर लाया जा सकता है। तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर हैं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बहुत पहले कॉन्सेप्ट बोला गया था ना पूरा, कि प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इसका एक नेगेटिव चीज़ भी है जो कई सारे इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को सिटीज़ में से निकाल के गाँव की तरफ को ढकेला जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत पोल्यूटेड हो गई है सिटी। तो कई सारे लोग इसको ऐसे भी देख रहे हैं, देखिए यार हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, ठीक है। किसी के साथ में आप लोग बात करेंगे, उसके साथ में बात करना अच्छा लगता है, पर लेकिन दुनिया भर की बातें करते रहेंगे तो आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप लोगों को बैलेंस बनाना आना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग सोना एक अच्छा है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा, आप लोगों को रिकवर कर देता है, पर पूरे दिन सोते ही रहोगे तो वही आप लोगों की हेल्थ भी बर्बाद कर देगा। तो इसके अंदर बैलेंस बनाना है। तो कितना हम लोग को गाँव में इंडस्ट्री को लेकर जाना है और कितना हम लोग को डेवलपमेंट करना है, कितना हम लोग को बैलेंस बनाना है, कितना इसकी वजह से गाँव में लोगों को रोजगार मिलना है, तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। ये वही पॉलिथीन है, जब इसका इन्वेंशन किया गया था तो लोग खुश हो रहे थे, क्या प्रोडक्ट बना दिया भाई साहब, माइंड ब्लोइंग। और वही पॉलिथीन आज की डेट में हमारे गले की फांस बन चुकी है प्लास्टिक पोल्यूशन के नाम पर। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, तो समझना पड़ेगा कि बैलेंस कहाँ पर बनना है। तो स्किल डेवलपमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे देश में, खासकर अगर आप लोग इसके बारे में बात करेंगे। 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल भी डेवलप कर दी और बिजनेसमैन भी बना दिया। इनिशिएटिव जो था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा लॉन्च किया गया था कि 40 करोड़ अपने देश के जो नागरिक हैं उनको अलग अलग स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, पर लेकिन टारगेट इतना अचीव नहीं कर पाए जितना बोला था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं साथ में। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कृषि जो स्किल लोन स्कीम, तो दुनिया भर की स्कीम जो है वो लॉन्च की गई ताकि इन चीज़ों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो सरकार का क्या रहता है बेसिकली टारगेट, ताकि स्किल अच्छे लेवल पर प्रोवाइड कराई जा सके। तो स्किल के लिए ज़रूरी है, आप लोग खुद समझिए, आप लोगों ने मान लीजिए स्कूल में थे आप लोग, ठीक है, स्कूल छोड़ा आप लोगों ने, स्कूल छोड़ के आप लोग कंप्लीट करके अपनी स्कूलिंग मार्केट में आए। मार्केट में पता चला कि स्कूलिंग के नाम पर कोई भी आप लोगों को जॉब देने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई बोल रहा है कंप्यूटर सीख के आओ, कोई बोल रहा है ये डिप्लोमा लेके आओ, कोई बोल रहा है ये वाला सर्टिफिकेट लेके आओ। तो ये ज़रूरी है कि आप लोगों को पहले एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी एक सेक्टर के अंदर में, तब जाकर आप लोगों को देखेगा। पर लेकिन वो ट्रेनिंग दे तो दी, उस ट्रेनिंग की क्वालिटी कितनी है वो भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। स्किल जो यहाँ पर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि खुद भी कुछ स्ट्रक्चर तैयार करने के कैपेबल नहीं है, वहाँ पर कैसे ट्रेनिंग मिल रही है, कैसा माहौल आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या उसके लिए पैसा आराम से आ पा रहा है, ये सारी चीज़ें। देखिए दवाई होना और क्वालिटी वाली दवाई होना, पानी होना, क्वालिटी वाला पानी होना, एजुकेशन होना, क्वालिटी वाली एजुकेशन होना, जॉब होना, क्वालिटी वाली जॉब होना, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। 99% लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं उससे खुश नहीं है आज की डेट में, आप लोग देखोगे। और ये डिप्रेशन का और टेंशन का रीज़न बनता जा रहा है। ये वो उस चीज़ के लिए एफर्ट डालने के लिए तैयार ही नहीं है जो उनका सपना है, और फिर वो ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें वो रोते रहे हैं पूरी ज़िंदगी। तो आप लोग खुद देखिए कि कौन सी ज़िंदगी आप लोग जीना चाहते हैं। तो स्किल कुछ ऐसी सीखो जो कि आप लोगों को फिर करने में मजा आए, बीमार होते होते भी आप लोगों को काम करने में मजा आए। ऐसी कुछ चीज़ें देखो फिर, और नहीं तो फिर देखो कि स्वस्थ होते हुए भी वो काम को करने में बीमार लगने लगे, या फिर वो देखना है आप लोगों को। तो ये ज़रूरी है कि इसके बीच में बैलेंस बनाना। तो इसी के चलते बहुत सारे एफर्ट यहाँ पर डाले गए हैं। तो जितने भी एफर्ट हैं वो सारे एक ही स्लाइड में यहाँ पर डाल दिए गए। अगर लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए कि क्या क्या इनिशिएटिव है यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर, तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव एक स्लाइड में आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखना, ये सारी स्किल के ऊपर काम किए जा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जो स्किल वो है लोगों तक अच्छे लेवल पर पहुँचाई जा सके। तो ये ज़रूरी है कि हाँ स्किल जो है वो लोगों तक पहुँचाई जा सके, क्योंकि स्किल के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे देश में स्किल को लेकर कैसी कैसी बातें चल रही हैं। 2015 में लॉन्च किया गया वो डेवलपमेंट प्रोग्राम, और 2016 में यूपीएससी की आंखें जो है गिद्ध की तरह आ गई, इसके ऊपर गड़ गई कि क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो शानदार, देखते हैं कि कौन पढ़ गया है स्किल डेवलपमेंट का कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया विल रिमेन ओनली थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरी में पढ़ोगे, प्रैक्टिकल कुछ नहीं जानने को मिलेगा। अनलेस ओवर मैन पावर बिकेम मोर एजुकेटेड, मोर अवेयर, स्किल्ड एंड क्रिएटिव। तो क्रिएटिविटी भी आना जरूरी है, स्किल भी होनी चाहिए, अवेयर भी होना चाहिए और एजुकेटेड भी होना चाहिए।
एजुकेशन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो उसी के बारे में बात की जाए तो गवर्नमेंट को कैपेसिटी अगर बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो कि रिक्वायरमेंट है। तो व्हाट मेजर हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ ओवर पॉपुलेशन टू मोर प्रोडक्टिव एंड एम्प्लॉयबल, यानी कि क्या हम लोग ऐसी स्किल उनको दे पा रहे हैं कि जैसी स्किल मार्केट में रिक्वायरमेंट है हम लोग बना रहे हैं उनको बढ़ाई, मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है वो है इलेक्ट्रिशियन की, तो क्या काम चल पाएगा? भाई साहब ये ना आपस में मैच कर रहे हैं, इनका ना काम चलने का है क्योंकि वैकेंसी कहीं की है और दे कुछ और रहे हो। पीएचडी वालों को पियोन बना रहे हो, भाई साहब ऐसे ना हो पाएगा, ठीक है। पियोन के लिए पीएचडी की क्या जरूरत है यार, पर पीएचडी वाले इतने बेचारे बेरोजगार हो गए, उनको पियोन की नौकरी करनी पड़ रही है। तो ये बिल्कुल गलत एक तरीके से दशा बोल सकते हैं सरकार की। कहीं ना कहीं एक नीतियाँ भी होती हैं। आप लोग देखते हैं आज के डेट में बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनका क्रिटिसिज्म दुनिया भर का हो रहा है। आप लोग खुद सोचो, कोविड-19 के जो लोग हैं, कोविड-19 में जो प्रॉब्लम फेस करके गए, दुनिया भर के बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूपीएससी के लिए कि उनका एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाए, ठीक है। पर सुनने के लिए तैयार ही नहीं उस चीज़ के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया भाई साहब ये तो एक ऐसी चीज़ थी किसी के हाथ में नहीं थी, जो उस टाइम पर जॉब कर रहे थे अलग अलग जगह पर, उनके अटेम्प्ट छुटे, वो अगर जिंदगी में कुछ बनना चाह रहे हैं, वो थोड़ा ना कह रहे हैं कि हमको तुम डीएम बना दो, वो तो कह रहे हैं हमको चांस दे दो ताकि हम लोग बन जाएं, हम लोग मेहनत करेंगे, ये बातें बोल रहे हैं। उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ आती है फिर निकल के, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई सारे मेल आते हैं सर इसके बारे में बातें करो। मेरे बातें करने से क्या होगा, मैं तो बोल दी देता हूँ, मैं तो अलग अलग से वीडियो भी बना के डाल चुका हूँ। वी टॉक्स वाले चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो भी बना के डाली मैंने कई बार इसके बारे में। पर वही है, लगे रहो यार। देखो मुझे लगता है नोटिफिकेशन आने से पहले अगर कुछ प्रोविज़न करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, ऐसा तो है नहीं कि फालतू की चीज़ मांग रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है बताइएगा जरूर। यूपीएससी बड़ी उन्हें कहते हैं चतुष्पदीय प्राणी, यानी कि 4 पैरों पर चलने वाला प्राणी। तो ये चतुष दिमागीय प्राणी है यूपीएससी, जिसके पास में 4 दिमाग है। खेलेगा मस्त तरीके से आप लोगों के साथ में। देखना आप लोग, मैंने आप लोगों को बोला हमेशा कि यूपीएससी का क्वेश्चन पढ़ने से पहले दिमाग को चक्षु खोल के रखना। क्वेश्चन पहले ही देख लो आप लोग। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन का एकदम आंसर दोगे। ये फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। स्किल के बारे में बात की जा रही तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट जेन्युइन सा लगता है सुन के कि हाँ यही होगी। 99% ना जो मिनिस्ट्री दे रखी होगी वो आप लोगों को गलत ही देखने को मिलेगी। यूपीएससी के क्वेश्चन उठाकर देखोगे अगर, ठीक है। नॉर्मली मिनिस्ट्री देगा नहीं, देगा तो उसका गलत ही होगा। तो अगर ये भी आप लोगों को पता है गलत हो गया तो पहली और जो चौथी स्टेटमेंट गायब हो गई। बाकी की दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेना, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो कॉमन सेंस यूज करना सीखो। अगर यूपीएससी के क्वेश्चन सोल्व करने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स आप लोगों को पकड़नी पड़ेगी, और ये हवाबाजी में नहीं आएंगी, ये प्रैक्टिस से आएंगी। प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ये ट्रिक्स आप लोगों की समझ में आने लगेगी। तो इसलिए कहता हूं कि इन चीजों को थोड़ा सा फोकस दिया करो, ओके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक और, यहाँ पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस जो मेला है उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है आप लोगों के सामने। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, ठीक है। तो शांति में पढ़ना। यहाँ पर बात की जा रही है होस्ट किया जाता है एवरी ईयर बाई NSDM, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। दूसरा बोला गया पर्पज है इस प्रोग्राम का कि एनकरेज की जाए कंपनी को कि हायर करें मोर अप्रेंटिस, ताकि स्किल भी प्रोवाइड कराई जा सके। एम है कि रेज किया जा सके अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया 10 लाख 2022 तक का और 60 लाख 2026 तक का। ये तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है, कि टारगेट क्या थे यहाँ पर। तो अभी मैंने बोला ये एवरी ईयर नहीं है, ये एवरी मंथ था, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो आंसर इसका बी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से ऐसे, तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो मैंने आप लोगों को संकल्प या स्टाइव या तेजस या फिर नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी जो थ्रू अप्रेंटिस प्रोग्राम, ये सारी जो स्कीम बताई थी मैंने, उसी में से पूछ लिए हैं। तो बोला गया कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है। तो इस समय आप लोगों के साथ में कोई खेला नहीं खेला गया है, तो ये सारे के सारे करेक्टली मैच है। फिर से एक बार को देख लेना, ये सारी की सारी जो स्कीम है इनसे अलग अलग भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, इसलिए सारी स्कीम एक ही स्लाइड में प्रोवाइड करा दी गई है। तो इसको आप लोग देख लेना। और टेलीग्राम पर भी ये सारी चीज़ें शेयर कर दी जाती है कई बार, जो कि आप लोग देखते हैं स्कीम वगैरह। SLVpedia वाले अगर उसमें पेज में आप लोग जाओगे वो सारी चीज़ें आप लोग को इकट्ठे मिल जाती हैं, ठीक है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करना है यार कि उसका उन्हें कहते हैं कि चूज लो उस टॉपिक को। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, निचोड़ लिया ये पूरा टॉपिक। तो क्या था, कहाँ पर था, कैसे कैसे था, सारी बातें आप लोगों से डिस्कस कर ली। पूरा मिशन भी बता दिया, क्या क्या स्कीम है, ये क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आंसर राइटिंग के लिए भी क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ताकि टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सको। इंटरव्यू कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसको जवाब दे सको, ठीक है। लगे कि पढ़ा लिखा इंसान है, ओके। तो बताइएगा कैसा लगा, फीडबैक जरूर दे दिया करो, 1 सेकंड लगती है, जैसा भी लगता है। और अच्छे से तैयारी करते रहो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो थोड़ा सा। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन ट्रस्ट हिलना स्टार्ट हो जाता है सोचो तुम्हारी नींव हिलना स्टार्ट हो गई है। ट्रस्ट बना रहेगा तो चीज़ें चलती रहेंगी, ओके। उन्हें कहते हैं कि विश्वास का धागा एक तरीके से कमज़ोर होता है, पर लेकिन बनाए रखना पड़ता है, ठीक है।
टूट जाए तो फिर मैंने कहते रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, तोरे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। तो वही बातें हैं कि धागा प्रेम का तोड़ना नहीं है, अगर टूटा तो फिर गांठ लगेगी, और गांठ लगेगी तो फिर दिक्कत होगी। ओके, आप लोगों ने सुना ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चुटकाए, तोरे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। अभी यहाँ पर रहीमन धागा शादी का मत तोरे चटकाए, तोरे से फिर ना जुड़े तो जुड़े तो तलाक हो जाए। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो समाज में एक सोचने वाला मुद्दा है। एक लड़का और लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद में लड़का और लड़की एक साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। एक साथ में जैसे ही वो रहना स्टार्ट करते हैं, उनको ये लगने लगता है कि गलत इंसान के साथ में रहना स्टार्ट कर दिया है, ये इंसान जो है उसके साथ में हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। दुनिया भर की मूवीज़ देखी होगी यार आप लोगों ने, इन मुद्दों के ऊपर मूवीज़ बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारे देश में जो कानून है उसमें ये प्रावधान है कि अगर आप लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 साल आप लोगों को साथ में शादी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज शादी करी और कल आकर आप लोग डाइवोर्स लेना चाहते हो। 1 साल शादी हो गई, उसके बाद में आप लोग डाइवोर्स फिर फाइल कर सकते हो, और डाइवोर्स फाइल करने के बाद में फिर से 6 महीने का टाइम दिया जाता है लगभग, कि आप लोग रहकर देखो कि ये शादी को आप लोग चला सकते हो क्या। तो केरला हाईकोर्ट ने इसके ऊपर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट देते हुए बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि आप इंसान को फोर्स कर रहे हो एक ऐसे रिलेशन में रहने के लिए 1 साल तक का। और ये 1 साल की बात रही नहीं गई है यहाँ पर, ये 1 साल की कंडीशन यहाँ पर रही नहीं गई है। कहने के लिए 1 साल है, इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो ये एटलीस्ट 2 साल हो गए हैं जब लोग इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। 1 साल शादी का हो गया, 6 महीने फिर वो आपके पास में आएंगे, 6 महीने बाद में फिर और कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी। तो यहाँ पर ये गलत तरीका है एक ऐसे इंसानों को साथ में रखने का जो कि हो सकता है एक दूसरे का मर्डर भी कर दे। तो ये ऐसा जजमेंट दिया गया केरला हाई कोर्ट के द्वारा। तो डिवीजन जो केरला बेंच की है उसने साफ साफ बोल दिया कि जो पीरियड है 1 ईयर का कि डाइवोर्स फाइल करने से पहले, ये सेक्शन 10A डाइवोर्स एक्ट जो है 1869 का, तो ये वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पर इंसान की लिबर्टी है यार, उसकी खुद की प्राइवेसी है, वो नहीं चाहता उस इंसान के साथ में रहना। आप फोर्स कर रहे हो इस कानून के थ्रू कि तुमको उसके साथ में रहकर देख तो लो। अरे देख ले, उस इंसान ने नहीं पच रही है भाई साहब एक दूसरे के साथ में जो जिंदगी, तो कैसे वो उसके साथ में जुड़ा रहे। तो कोर्ट यहां पर बोल रहा है कि स्टक डाउन किया जाए इंडियन पीनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता का जो खास इंडियन डाइवोर्स एक्ट का 1869 का, यानी कि 1869 का ये सेक्शन 10वां ए, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, गलत है यहाँ पर, ये एक तरीके से ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर जो एक इंसान जो है उसकी जो ज़िंदगी की इंडिविजुअल जो इंसान की कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं उसकी लिबर्टी छीनी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत तरीका है। और इवन आर्टिकल 8 जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जाओगे तो यूएन का जो यूनिवर्सल जो ह्यूमन डिक्लेरेशन है वो भी बात करता है कि राइट है वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ले सकते हैं, यहाँ पर इंजॉय कर सकता है। तो ये फंडामेंटल राइट का भी यहाँ पर हनन हो रहा है। ठीक है, तो उनको एक तरीके से उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से जीने देनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को फिर वो काटेंगे, हस्बैंड और वाइफ की तरीके से नहीं रहेंगे। वो ये कहेंगे कि बस ये टाइम कैसे कट जाए, उन्हें कहते ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आप लोग उनको दे रहे हो जो कि इंजॉयमेंट वाला नहीं है कि वो उसको इंजॉय कर रहे हैं, वो उसको सोच रहे हैं कि कैसे ये टाइम जो है वो कट जाए। तो ह्यूमन राइट के ये इनह्यूमन है। आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को इस तरीके से अगर रख रहे हो तो ये एक तरीके से सही नहीं है। और अगर नेल्सन मंडेला साहब के द्वारा डेफिनेशन दी गई ह्यूमन राइट की अगर बात करें तो टू डिनाई द पीपल देयर ह्यूमन राइट इज ए चैलेंजिंग देयर वेरी ह्यूमिनिटी, यानी कि आप लोग एक ह्यूमिनिटी को चैलेंज कर रहे हो अगर इस तरीके से आप लोग लेकर चल रहे हो। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर भी ये इस तरीके से बातें बोली गई है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसे प्रोविजन अगर आप लोग देखने को मिले तो ये इंसान को फोर्स नहीं करना है आप लोग को, ये बातें यहाँ पर बोलने की बात की जा रही है। तो इसमें आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोगों को एक बात बताओ, हमारे संविधान के अंदर में पार्ट 3 है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अंदर में जो फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है, और यही राइट टू प्राइवेसी जो है वो आप लोगों को अधिकार देती है कि किस इंसान के साथ में आप लोग शादी कर सकते हैं। यानी कि एक इंसान जो है वो किसके साथ में शादी करेगा वो खुद इंडिपेंडेंट है, इसको उसका परिवार जो है उसको फोर्स नहीं कर सकता है कि किसके साथ में तुमको शादी करनी है। अगर उसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो वो कोर्ट से यहाँ पर बेसिकली जाकर गुहार कर सकता है कि मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए कि मेरे घर वाले मेरे साथ में ज़बरदस्ती कर रहे हैं इस इंसान से शादी करने के लिए। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यानी कि फंडामेंटल राइट दे दिया, इसलिए तो कोर्ट यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। कुछ दिनों पहले एक केस था, यहाँ पर 2 कपल लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे,
तो यहाँ पर उनके परिवार वाले उसके लिए राजी नहीं थे, तो उन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन मांग ली। तो कोर्ट ने बोला पुलिस को कि तुमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा ये चीज़ें अच्छी नहीं रहती है। अभी जो रिसेंटली आप लोगों ने केस देखा उस लड़की के, मतलब कितने सारे टुकड़े कर 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 बैग में उस इंसान ने फेंके हैं, वो लिविंग रिलेशनशिप में ही रह रहे थे। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो कई बार ये चीज़ें जो होती है ना वो उल्टी पड़ जाती हैं ज़िंदगी में। इंसान जो है वो मॉडर्न होने के चक्कर में कई बार ऐसी गलतियां भी कर बैठता है जो कि उसकी ज़िंदगी भी उसको गंवानी पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है यार, जो मैंने अक्सर आप लोगों को बोली भी है, किसी इंसान के साथ में आप लोग रह रहे हैं ना, और वो इंसान आप लोगों को बार बार इंसल्ट कर रहा है, वो आप लोगों को इज्जत नहीं दे रहा है, वो आप लोगों को कई बार गुस्से में अपना आपा खो दे रहा है आप लोगों के सामने, उस इंसान से कल्टी मार लेना जितनी जल्दी हो सके। या तो वो आगे चलकर तुम्हारे चेहरे पर एसिड फेंकेगा, या वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर बैग में भरकर कहीं पर फेंकेगा ले जाकर, या खुद भी गोली मारेगा अपने आप को और तुमको भी गोली मारेगा। ये बात मैं आज लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को। ये पिछले ऐसा नहीं कि मतलब ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, ये इतने दिनों से न्यूज़ पेपर पढ़ते पढ़ते इतने सारे केसेस देख देख कर उनके बारे में पढ़ पढ़ के ऐसा लग रहा है कि क्राइम पेट्रोल बन गई है ज़िंदगी। मतलब समझ में आ जाता है कि क्या इसका फाइनल हो सकता है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि इंसान एक हद तक ही उसकी चीज़ों को आप लोग खींच सकते हैं। उससे ज़्यादा उसको इरिटेट करोगे ना, या वो इरिटेट होगा, तो फिर ज़िंदगी का कुछ और ही नतीजा निकल कर आएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है, सबसे पहले लड़कियों को भी खासकर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। अपने लिए कोई एक ऐसी चीज़ देखो कि एक शादी करना एक अलग चीज़ होती है यार, पर लेकिन अपनी खुद की लाइफ एक अलग चीज़ होती है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले की ज़िंदगी बस तुम्हारी ज़िंदगी हो गई, और वो जो मूवीज़ में दिखाया जाता है फालतू की दर घटिया चीज़ें दिखाई जाती हैं मूवीज़ के अंदर में। अपनी खुद की एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइफ रखनी है आप लोगों को, अपने खुद के डिसीजन होने चाहिए, तभी सामने से रेस्पेक्ट भी मिलेगी, वरना सामने से रेस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। गलती की है ज़िंदगी में तो उसको एक्सेप्ट करो, गलती नहीं की है तो फिर सामने वाले के सामने किसी भी बात पर झुकने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नहीं कि लड़ते रहना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है पर लेकिन इज्जत दांव पर लगा कर नहीं करना है, ये याद रखिएगा। रेस्पेक्ट और प्यार दोनों को सेपरेट रखने की कोशिश करना हमेशा, क्योंकि जो इंसान आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता वो प्यार भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये बातें पहले बता चुका हूँ। बाकी जो भी आप लोग मेल करते हो, मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पर लगे रहते हो, सर ये रिलेशनशिप और वो ये, सीधा सीधा आप लोगों को पैमाना दे चुका हूँ। पिछले 3 महीनों से अगर रिलेशनशिप में हो, आप लोगों की ज़िंदगी डाउन जा रही है, ना प्रोडक्टिविटी आ रही है, ना कोई बात आ रही है, और सामने वाले की भी ज़िंदगी प्रोडक्टिव नहीं चल रही है, बाहर निकल जाओ, दोनों का फ़ायदा है। समझ गए? थोड़ा सा दर्द होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल आराम से निकल जाओगे, कि कट आउट है कि कट पेस्ट किया इधर कर दिया साइड में हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दर्द होगा पर लेकिन वो दर्द ज़िंदगी में प्रोग्रेस देकर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें देखो ज़िंदगी में और सही डायरेक्शन चूज़ करो। अपने घर वालों के बारे में सोचो कि किस लिए आप लोग टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कैसी लाइफ आप लोग चाह रहे हो। क्या यही लाइफ चाहिए खिचमिच की जो चल रही है, रोने धोने वाली है? कुछ ढंग की चाहिए। डिसीजन मेकिंग में आप लोग कहीं पर जाकर घुसोगे, एक डिस्ट्रिक्ट संभालोगे कल को, तो कैसी लाइफ चाहिए ज़िंदगी में? तो वो डिसाइड करो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। ओके। कई बार आप लोग एक शब्द यूज़ करते हैं कि यार ये शरीर ना बीमार शरीर हो चुका है, यानी कि फीवर हो चुका है, खांसी नज़ला जुकाम हो चुका है। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल टाइम में आप लोगों की बॉडी की परफॉर्मेंस रहती है, ऐसी परफॉर्मेंस आप लोगों की बॉडी अब प्रेजेंट टाइम में नहीं दे रही है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो गई है, जैसी फील करती थी वैसा नहीं करती है। एक तो ये बात ध्यान रखना कि बीमार होने का मतलब क्या है, कि इफ़िशेंसी घट जाना बॉडी की कम्प्लीटली। इसी के साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इस दुनिया में ऐड होती जा रही हैं। उनमें से कोरोना भी एक ऐसी बीमारी है जो नई अभी ऐड हुई है। ये ताउम्र हमारे साथ रहने वाली है। स्टार्टिंग में मलेरिया, डेंगू, अभी यहाँ पर जीका, ये सारी बीमारियां ऐसी थी कि हाँ ठीक है आ गई, पर लेकिन ये हमारे साथ ही बनी रहेगी। हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि कैसे इनके साथ में डील करना है, इनके साथ में रहते रहते कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है। क्यों बातें कर रहा हूँ सारी? क्योंकि अभी रिसेंटली फर्स्ट केस देखने को मिला जीका वायरस का, स्टेट के अंदर रिपोर्ट किया गया। और ये जीका वायरस जो है फिलहाल के टाइम पर केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कई सारे राज्यों में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जीका वायरस एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि ऑलरेडी यूपीएससी भी खुद इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है। इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पर इसके बारे में बेसिकली बातें की जाती थी। और तो और ये आज की डेट में इस बीमारी के बारे में आप लोग बात करोगे ना, ये प्रेजेंट टाइम पे जो आप लोग दुनिया में जी रहे हैं उसको तो बेसिकली दिक्कत में डालती है। इसी के साथ में जो आने वाली नस्लें होती है ना, उनकी भी कहानी खराब कर देती है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है ये जीका मीका। तो जीका वायरस एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है जो खासकर मच्छरों से फैलती है। यानी कि सबसे पहले तो कैसी बीमारी है जीका वायरस, तो वायरस लिखा हुआ है तो एक वायरल बीमारी हो गई है।
अभी रिसेंटली फर्स्ट केस इसका आप लोग जैसे रिसेंटली अभी फर्स्ट केस इसका देखने को मिला था केरला में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कई सारे राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले ये बीमारी ऐसे नहीं कि हमारे देश में ही देखने को मिल रही है, सबसे पहले ये युगांडा में देखने को मिली थी। युगांडा कहाँ पर है? ये अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो युगांडा और इसी के साथ में ये जो तंजानिया है, अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ये हो गया तंजानिया, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर तंजानिया। और युगांडा कहाँ पर लोकेटेड है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो जाकर आप लोग ढूंढिएगा, ठीक है। अपनी कंट्री के कंपेयर किया करो कहाँ पर डिस्टेंस है, जिससे कि आप लोग उसको याद रख पाओ, कंपेयर कर सको, ठीक है। तो ये जो जीका वायरस की बीमारी है, ये कई तरीके के मच्छरों से बेसिकली फैलती है। ये मच्छरों के द्वारा काटने से फैलती है मेनली। अगर बात की जाए इसके बारे में, तो अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इसके बारे में मैंने पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था। जीका वायरस ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है यहाँ पर, और आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो एंडीज जो मॉस्किटो है, जिसमें एंडीज एजिप्टी और इसी के साथ में एंडीज एल्बोस्पिटस, ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा मच्छर जो कि इस बीमारी को फैलाते हैं। हमारी कंट्री में अगर कोई भी वायरल बीमारी होती है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है लोकेटेड? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर में है। ये उन चीज़ों को टेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये जो पिक्चर आप लोगों को मैंने दिखाई है, इसका बेसिक पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि ये ऐसी बीमारी है जो कि जो बच्चे माँ के पेट में है उनके ऊपर भी इंपैक्ट डालती है। मतलब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बोला जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रहना चाहिए। मतलब कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को कोई मच्छर काटे, वो मच्छर डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा उस बच्चे के ऊपर जो उस माँ के पेट के अंदर में है। आप लोग देखिए, एक नॉर्मल बच्चे का साइज जो होगा वो ऐसा होगा, जो कि अगर एक नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, पर लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट गर्भवती महिला को कोई मच्छर काटता है और उस माँ के पेट में बच्चा है, वो जो बच्चा है वो एक तरीके से सारी खाना पीना सारी चीज़ें जो हैं वो माँ से ही ग्रहण करता है। और जैसे ही मच्छर ये काटता है तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बच्चे का साइज जो होता है सर का, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी साइज आप लोग को बच्चे का देखने को मिलता है। ये जो बच्चे का साइज जो है ये चेंज होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर मच्छर के काटने से। इसी को कहते हैं माइक्रोसिफेली। ये एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी सीवियर कैटेगरी में हो जाती है। और बच्चे का जो साइज़ है वो बोला जा रहा है कि उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो लेस देन 32 सेंटीमीटर हो जाती है। और इसकी वजह से यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। कई बार तो बच्चों की डेथ तक भी यहाँ पर हो जाती है। तो एक मच्छर, आप लोगों ने नाना पाटेकर की मूवी देखी कि एक मच्छर जो है वो इंसान को हिजड़ा बना देता है। हिजड़ा बनाए या ना बनाए, आप लोग ये समझिएगा कि एक बच्चे की ज़िंदगी जरूर बर्बाद कर सकता है। यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। मच्छर से बचने के बहुत ही आसान से तरीके हैं। सबसे ज़्यादा तो अपनी एक मच्छरदानी, जो सबसे आसान और सुरक्षित तरीका मुझे लगता है, मोर्टीन वगैरह जो भी आप लोग कोयल वगैरह या फिर जो लिक्विड जलाते हो, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। पर लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर मच्छरदानी अगर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोग टाइम टू टाइम एक बात देखता पाओगे कि बहुत सारी एक तरीके से हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, खासकर जो मोर्टीन और वो सब लगाने से होता है, कई बार आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो भी आप लोगों को दूर होती नजर आएगी। या गांव में आप लोग रहते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा नीम के पत्ते जलाए जाते थे जब गांव में नहीं, जैसे कि गाय भैंस वगैरह कहीं पर बांध रखी हैं, तो एक तसला रहता है। तसला मतलब एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं, गोल गोल इस तरह का एक सिस्टम रहता है, एक नहीं खाना बनाते हैं प्रेत वगैरह जो बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर में तो एक इस तरीके की टोकरी टाइप में रहती है, उसमें रखकर जो गोस्से यानी कि एक तरीके से गोबर के बने हुए जो उपले होते हैं उसके अंदर में उसको जलाकर उसके ऊपर जो नीम के पत्ते डाल दिए जाते हैं। तो मेरे दादाजी थे वो यहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उसकी वजह से हमारे एक्चुअली क्या था, पहले हम लोग गाँव के अंदर रहा करते थे, पर लेकिन हमारी एक ज़मीन थी गाँव के बाहर, हम लोगों ने वहाँ पर घर बनाया जहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर हम लोग रहते हैं। और वहाँ पर फिर हम लोग जैसे रहने स्टार्ट हो गए तो हमारे आसपास में खेत थे सारे, यानी कि कोई भी घर नहीं था। अब तो घर बन गए। उस टाइम पर बहुत सारी ना एक तरीके से वहाँ पर मक्खियाँ वगैरह मच्छर वगैरह बहुत ही तगड़े तरीके से जानवरों को परेशान करते थे, खासकर शाम के टाइम पर। तो ये काफ़ी शानदार तरीका था जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए बोलते हैं कि नीम का तेल भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, ठीक है। पर लेकिन मच्छरदानी एक आसान और सुरक्षित तरीका है ऐसी बीमारियों से बचने के लिए भी। तो इस बीमारी के बारे में याद रखिएगा, मच्छर के द्वारा सोच भी नहीं सकते आप लोग कैसी कैसी बीमारी फैलाते हैं। यूपीएससी इस पे फिदा हो गई और उसने क्वेश्चन पूछ लिया। बोला गया यहाँ पर कि अगर बात करें हम लोग जीका वायरस के बारे में, तो इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस जो बीमारी है ट्रांसमिट होती है सेम मॉस्किटो जो कि डेंगू फैलाता है, यानी कि वही मच्छर जो कि डेंगू की बीमारी फैलाता है वही मच्छर यहाँ पर इस बीमारी को भी फैलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड जो जीका वायरस की डिजीज पॉसिबल है, यानी कि एक ऐसे इंसान को जिसको
जीका वायरस की बीमारी फैल चुकी है, अगर वो किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है या फिर बनाती है तो ये दूसरे इंसान को भी फैल जाएंगे, यानी कि एक तरीके से फिजिकल रिलेशन बनाने की वजह से भी ये बीमारी फैलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं हमारी कंट्री में जरा सी लापरवाही की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यूपीएससी भी चाहती है कि इनके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैले, इसीलिए ऐसी ऐसी स्टेटमेंट भी बनाई गई है। यहाँ पर एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 बोथ या फिर नाइदर 1 नो 2। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप लोग चाहते हैं लंबे समय तक याद रखो, किसी भी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, पहले खुद से उसका सोल्यूशन निकालने की सोचो। जब खुद से सॉल्यूशन न निकाल लो तब किसी और के पास में जाओ कि हमसे नहीं हो पाएगा ये, तब किसी से जाकर उसका सॉल्यूशन पूछो। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ वो चीज़ ज़िंदगी भर आप लोग याद रखोगे, उसको भूलोगे नहीं। पर लेकिन अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ नहीं हुआ तो एकदम नहीं पढ़ाई नहीं उठा के बस भैया ये बता दो ये क्या है, अरे एक बार पढ़ के तो देख, क्या पता तेरी खुद से समझ में आ जाए वो। तो वो चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। यहाँ पर क्या बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आप लोग गलत नहीं सही है। अगर इनकरेक्ट पूछ लेता कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो डी हो जाता आंसर, करेक्ट पूछा गया तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सेम मच्छर है भाई साहब, उसी परिवार का है, वही हरकतें जो वो कर रहा है यही हरकतें ये भी कर रहे हैं यहाँ पर, और ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अब तक कोई सिस्टमेटिक मेडिसिन यानी कि दवाई इसके लिए अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये आप लोग बातें ऐसी होती हैं जो खुद भी ध्यान रखिएगा, और खासकर आसपास में कोई प्रेग्नेंट अगर वुमेन है, कोई रिश्तेदार कोई रिलेटिव है, तो उसको भी ये बातें आप लोग बता सकते हैं, है ना इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। ये इकोनॉमी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और वैसे भी देश के अंदर में जब कोई ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, तो इनके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि है क्या। मान लीजिए न्यूज़ में आ गया कि बाई बैक क्या है, किस शेयर को बाई बैक किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पेटीएम जो कि अपने ही आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है देश के अंदर में, जो कि आप लोग पेटीएम वॉलेट वगैरह यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? पेटीएम या फिर आप लोग गूगल पे या फिर और भी कई सारे सिस्टम है, या फिर आप लोग भीम, कौन सा यूज़ करते हो? तो ये सारे आप लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ करते होंगे। आज के डेट में तो कैश रहना, मतलब मेरे पर्स में तो मतलब कैश काफ़ी कम हो गया आज के डेट में। मैं तो मैक्सिमम जगह यही पेमेंट करता हूँ, और खुले हुए की भी झंझट भी नहीं रहता है, ठीक है। तो बहुत सारा एक फ़ायदा भी रहता है इससे आसानी से कि आप लोगों को एक कहाँ पर पेमेंट किया उसका एक लेखा जोखा भी आप लोगों के पास में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि पेटीएम ने ये बोला है कि हम लोग जो हैं अपने जो शेयर मार्केट में उतारे थे, तो लोगों ने हमारे शेयर खरीदे थे, अब हम लोग उन शेयर को वापस खरीद रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं शेयर बाईबैक। यानी कि पेटीएम ने डिसाइड किया है कि अपने शेयर जो हैं वो वापस खरीदेंगे। कोई इनको वापस क्यों बेचेगा? क्योंकि ये पैसे देंगे उसके बदले में, और पैसे भी ऐसे दिए जाते हैं जो मार्केट में प्राइस उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ताकि सामने वाला बेचने के लिए तैयार हो जाए। तो ये शेयर जो वापस ले जाते हैं, इनको शेयर रीपरचेज के नाम से भी आप लोग जानते हैं, यानी कि शेयर बाईबैक या फिर शेयर रीपरचेज, यानी कि अपने ही शेयर को फिर से परचेज कर लिया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, खुद सोचिए। समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप लोगों ने मार्केट में गए, आप लोग एक होलसेल बिजनेस करते हो, और उस होलसेल के बिजनेस में आप लोगों ने घर में एक कंपनी लगा रखी है जिसमें आप लोग ब्रेड बनाते हो। वो जो ब्रेड बनाते हो वो आप लोगों ने आसपास वाली दुकानों पे बेचना स्टार्ट कर दी कि भाई साहब हमारी ब्रेड बेचना आप लोग। तो उन्होंने, दुकान वालों ने आप लोगों की ब्रेड जो है वो मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दी। आप लोगों को लगा कि ब्रेड के अंदर में कोई दिक्कत है, तो आप लोग दुकान वालों के पास में गए कि भाई साहब ये ब्रेड वापस कर दो हमको, इसके अंदर दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो दुकान वाला वापस कर देगा उसको आप लोगों को। तो ये एक तरीके से आप लोगों ने रीपरचेज कर ली अपनी जो पर्टिकुलर चीज़ें थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पर्पज है, तो कोई प्रॉब्लम आ गई इसकी वजह से कर लिया। नॉर्मली अगर बात करें, कंपनी क्यों करती है ऐसी हरकतें? कंपनी इसलिए करती है कि जब उनके शेयर की वैल्यू जो है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि मार्केट में शेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम रहे, तो उनके शेयर की वैल्यू बढ़ जाए, तो इसलिए कई सारी कंपनी जो है वो बाईबैक करती है। पर लेकिन ये जो बाईबैक कितना मार्केट से वो वापस खींच सकती है? ऐसा थोड़ी ना कि जितना मार्केट में माल पड़ा है सारा उठा लिया तो मार्केट में क्रंच हो जाएगा, कमी आ जाएगी। तो कितना ये खरीद सकते हैं? तो ये बोला था कि 25% या फिर उससे कम जो भी उनके पास में टोटल जो पेड अप कैपिटल है, या उनके पास में फ्री रिजर्व है कंपनी का, यानी कि कंपनी के पास में जितना माल पानी है उसका लगभग लेस देन 25% जो है वो मार्केट से खींच सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा खींच लिया। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है, खासकर ये रहता है कि एक तरीके से मार्केट में शेयर की वैल्यू बूस्ट हो जाती है, और इसी के साथ में यहाँ पर और भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदे बनते हैं। रेपुटेशन बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट की, हाँ शेयर की वैल्यू अच्छी चल रही है, तो कंपनी की रेपुटेशन के साथ में भी इसको कनेक्ट करके देखा जाता है।
तो ये इकोनॉमी का बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो पहले मार्केट में शेयर उतारे, मार्केट से पैसा उठाया, फिर मार्केट में से शेयर को वापस ले लिया, फिर उनको पैसे पकड़ा दिए। तो ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, आप लोग बोल सकते हैं बेचना और फिर यहाँ पर वापस खरीदना। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ओपन मार्केट में शेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है जब यहाँ पर इस तरीके की प्रक्रिया इसके द्वारा स्टार्ट की जाती है। पेटीएम कंपनी, इसको बताइए कि किस साल में पेटीएम बनाई गई थी, और आप लोगों को ये बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है पेटीएम का। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बैंक के अंदर पूछ लेते हैं, और यूपीएससी के अंदर आप लोगों से कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे कि बाई बैक क्या है, यहाँ पर ये शेयर बाई बैक सिस्टम क्या है, क्यों कंपनी इस्तेमाल करती है। 2-3 स्टेटमेंट देकर बोल देंगे, आप लोग गले में क्वेश्चन डाल देंगे, बताओ भाई साहब क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप लोग बोलोगे ऐसे ही थोड़ी ना, एसएलवी फैमिली मेंबर है, धड़ल्ले से आंसर देंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू चीज़ों को रटना, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी है। ओके, टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बिना टेक्नोलॉजी के मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। मतलब सारी चीज़ें आज के डेट में आप लोग देखिए, कुछ भी खरीदते हैं तुरंत आप लोगों के घर पे आ जाता है, सारे ऐप वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हो, सारी चीज़ें आज की डेट में मैक्सिमम ऑनलाइन आप लोगों को देखने को मिलती है। सारी चीज़ें जो भी आप लोग घर बैठे आसानी से कर पाते हैं। और इसी के साथ में ये जो लेक्चर है मैं आप लोगों के थ्रू एक तरीके से कनेक्ट हो पा रहा हूँ। आप लोग आज की डेट में हमारे देश के जो लीडर हैं वो कहीं जाते नहीं है, घर पर ही बैठे बैठे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। आप लोग एजुकेशन के साथ में हेल्थ या फिर सिक्योरिटी की बात करें तो ड्रोन वगैरह हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नजर आता है। यहाँ पर भी बात की जा रही है टेक्नोलॉजी की, अभी बात करूंगा इसके बारे में, फेसलेस असेसमेंट स्कीम के बारे में। तो फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो है इसकी बात की जा रही है, और सीबीडीटी के बारे में बात की जा रही है, क्रॉस बॉर्डर टैक्स केसेस के बारे में बात की जा रही है। तो समझेंगे इसको। फेसलेस असेसमेंट क्या हो गया, सीधा सीधा ये हो गया कि आप लोगों को जाना नहीं है, आप लोगों के जाए बगैर ही ऑनलाइन सारी चीज़ों का असेसमेंट हो जाएगा। जैसे नहीं यूपीएससी के एग्जामिनर आप लोगों की कॉपी चेक करते हैं, वो आप लोगों को देखते थोड़ी ना है, बस आप लोगों का बिना चेहरा देखे पूरा आप लोगों ने जो भी गुल खिलाया होता है उस कॉपी के अंदर में, उससे देखकर आप लोगों को नंबर मिलते हैं। उनको नहीं पता रहता कि ये जो कॉपी है ये लड़के की है, लड़की की है, ये SC ST जनरल OBC किसकी है, ये यूपी गुजरात मध्य प्रदेश या केरला तमिलनाडु किसकी है, कुछ नहीं पता होता है उस इंसान को। उसको बस ये पता होता है कि ये कॉपी इसके अंदर क्वेश्चन है और आंसर है, देखते हो किसी सही से दे रखे, किसी ने दे रखे उसको नंबर मिलेंगे, नहीं तो तड़ातड़ काटे जाएंगे। तो ये फेसलेस असेसमेंट हो गया आप लोगों की कॉपी का। ठीक है, अभी क्यों डिस्कस कर रहा हूं ये सुनिए आप लोग। यहाँ पर ये है मेन टॉपिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि हमारी कंट्री में जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि आप लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हो, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बात की जा रही है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपल्सरी स्क्रूटनी जो केसेस होती हैं, खासकर इंटरनेशनल टैक्स और सेंट्रल चार्जेस के बारे में बोला गया कि वो डायरेक्टली NFAC को यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। मतलब वही केस वहां पर जाएंगे, ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कॉपी चेक करनी है, सारी कॉपी सी टीचर के पास में जाएंगी ऑटोमेटिकली, नहीं। एक ऐसा टीचर है जो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टीचर है, उसको कुछ गिनी चुनी ही कॉपी भेजनी है। तो बोला गया कि कोई भी डायरेक्टली वहां पर केस नहीं जाएगा, वहां पर केस वही जाएगा जो उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि ये जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है, जिसको NAFAC बोला गया है, एक नोडल एजेंसी है, सिंगल पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर टैक्स पेयर यानी कि पैसा पे करने वाले और टैक्स का डिपार्टमेंट जो है वो मिल पाते हैं बिना किसी इंसान के इंटरफेरेंस के। तो इसलिए इसको फेसलेस बोला गया है। फेसलेस सिस्टम में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 2019 में, ताकि बिचौलिया है उनको साइड में फेंका जा सके और प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में एक तरीके से बिना करप्शन के काम किया जा सके, वरना फिर वही काम होता है जैसे कल करप्शन की वीडियो दिखाई थी आप लोगों को उसमें देखा वो ऐसा ही भाई साहब जो है, मतलब करप्शन का चार्ज से बचने के लिए पैसे खाने के लिए तैयार है वो, मतलब निगलने के लिए तैयार है। कह रहा है कि जब सबूत ही नहीं रहेगा तो फिर क्या कर लेगा। भाई साहब से जो विजिलेंस वाले वो भी पूरे हैं, उन्होंने मुंह खाड़ के उसके अंदर से पैसे निकाल लिए तो आप लोग समझ सकते हैं कैसी हरकतें होती हैं। तो ये काफ़ी एफिशिएंट रहता है और इफेक्टिव भी रहता है। एक तो कोई इंसान नहीं है, उसको जब हाई आ रही है बैठे बैठे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको बार बार चाय पीनी पड़ रही है, उसको सोसू पोटी लग रही है, बार बार जा रहा है उठ के, तो ऐसा कोई काम नहीं होगा। जैसे सोचो रेल का जो टिकट काउंटर है, वहाँ पर टिकट आप लोगों को लेनी है, ठीक है, वो बैठा हुआ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हाँ बेटा हम ठीक हैं, खाना खा लिए, तो ऐसे से बातें कर रहे हैं बैठ के। तो एक तरीके से सोचो आप लोग वहाँ पर कभी चाय पी रहा है, कभी दोस्तों के साथ में बतिया रहा है, तो वो सही है। या फिर वहाँ पर कंप्यूटर है, बटन दबाया, पैसे डाले, तुरंत टिकट निकल कर आ गया। जैसे मेट्रो का कार्ड आप लोग कई बार रिचार्ज कराते होंगे, तो वो कौन सा अच्छा सिस्टम है। तो इफिशिएंट और इफेक्टिव वो माना जाता है जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम आप लोगों को देखने को मिले। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि मशीन आप लोगों से करप्शन बेसिकली मांगेगी नहीं कि ठीक है तेरा टिकट पहले दूंगा, पहले 10 रुपये कर दे इधर, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पर रहती है, एक अच्छा ढांचा बनता है। तो एक सिस्टमेटिक वे में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का जो मुझे सबसे अच्छा फायदा तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंसान के अंदर में जो लालच होता है ना, वो उसको दूर
दूर कर दे रही है, करप्शन को वहाँ पर मिटा दे रही है। तो ये काफ़ी जरूरी है। और जब भी करप्शन होता है उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पर पड़ता है? सोसाइटी के गरीब तबका जो कि काफ़ी पुअर, जिनकी ज़िंदगी ढंग से नहीं कट रही है, उसके ऊपर पड़ेगा। जैसे नहीं वो किसान कहता मेरी भैंस ढूंढ दो, तो वो ऐसा हिसाब कह रहे हैं 10,000 रुपये दे दो, ठीक है 6,000 रुपये तो ले लो, बाकी के 4,000 बाद में दूंगा। आ गया वैसा विजिलेंस को लेकर। तो अगर यहाँ पर ये देखो आप लोग, यहाँ पर अगर ये जिस चीज़ के लिए इसको गवर्नमेंट सरकार जो है पैसा दे रही है, उसके लिए वो अलग से पैसा मांग रहा है, तो ये खतरनाक चीज़ होती है। ये होता है करप्शन जो जड़ तक फैला रहता है। तो कहीं ना कहीं फेसलेस असेसमेंट जो स्कीम है ये करप्शन को भी कम करने का काम करती है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए, क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया गया यहाँ पर। और ये जो टॉपिक है इसको आप लोग साइंस एंड टेक के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। मेघालय हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को राज्य देखने को मिलेगा, थोड़ा मैप में देखेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे। मेघालय एक ऐसा राज्य है जो कि ओनली एक स्टेट को टच करता है और वह है आसाम। इंटरनेशनल लेवल पर एक बाउंड्री टच करता है, वो है बांग्लादेश। यानी कि उधर हमारा देश का एक राज्य टच करता है और इधर इंटरनेशनल लेवल पर ओनली बांग्लादेश को टच करता है। तो मेघालय एक ऐसा राज्य आप लोगों को देखने को मिलता है। पहली तो बात आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। क्या और भी कोई ऐसा स्टेट है हमारे देश में जो ओनली एक स्टेट की बाउंड्री टच करता है? ठीक है, क्वेश्चन बताइए, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर बताता है। ऐसे कितने स्टेट हैं हमारे देश के अंदर में जो 2 स्टेट की बाउंड्री को टच करते हैं? जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ, जैसे गोवा हो गया, केरला हो गया। क्या कोई और भी ऐसे हैं? बताइए। ये मैप आप लोग देश का निहारना स्टार्ट करोगे ना, ये सारी छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं जो आप लोग पकड़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अभी मेघालय के द्वारा काफ़ी शानदार इनिशिएटिव लिया गया है और वो भी एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब बन गया है। कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ड्रोन के थ्रू मेडिसिन पहुंचाई जा रही हैं उन एरिया में जहां पर नॉर्मली इंसान जो है जाकर टीके नहीं लगा सकता। तो बहुत सारा फायदा कोविड-19 के टाइम पर टेक्नोलॉजी का देखने को मिला। ये क्या है? ये है पॉजिटिव न्यूज़। दूसरी साइड में जब आप लोग यहाँ पर जाओगे, कहाँ पर जाओगे, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाओगे, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ड्रोन की हेल्प से हमारे देश के अंदर में हथियार फेंके जा रहे हैं, नशीले युद्ध पदार्थ फेंके जा रहे हैं। ये इस तरह की हरकतें पंजाब के द्वारा जो पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। तो कहने का मतलब ये कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना है या फिर गलत इस्तेमाल करना है। एक साइड में दवाई लोगों को जीवन देने का काम कर रही है, दूसरी साइड में यहाँ पर ये हथियार भेजना है, गोलियां बंदूक, वो लोगों को मारने का काम कर रही है। ड्रोन ही है, सेम ड्रोन जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वही ड्रोन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रोन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम लोग पॉजिटिव चीज़ के लिए बातें कर रहे हैं। एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्टार्टअप जो कि जिसका नाम है टेक ईगल, इसके साथ में पार्टनरशिप करके इनके द्वारा चीज़ें स्टार्ट की जा रही है। देखिए, कोई भी सरकार जो है, जैसे मान लीजिए उसको कोई काम कर रहे हैं, तो सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगी, तो वो थोड़े ना जाकर यहाँ पर डिलीवरी सिस्टम को यहाँ पर बेसिकली सबको डिलीवरी देती हुई नजर आएगी। तो किसी के साथ में पार्टनरशिप करती है, कई सारे एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं कि भाई साहब तुम ऐसे काम करोगे, ठीक है, तुम किसी का डेटा जो है उसको इधर उधर नहीं करोगे, तुम प्राइवेसी का ध्यान रखोगे, आर्टिकल 21 का ध्यान रखोगे, देश की सिक्योरिटी के बारे में भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। एम क्या है? जैसे कि ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ होगी, डायग्नोसिस सैंपल, कई बार क्या रहता है, जैसे मान लीजिए किसी के ब्लड है, ब्लड के सैंपल जो है उसको चेक करना, उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। वो मान लीजिए किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर ना तो कोई वहाँ पर नहीं एक तरीके से रास्ता है जाने का, ना कोई डॉक्टर वहाँ पर रहता है, सैंपल उठाए वहाँ से और वो सैंपल डायरेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहाँ जहाँ पर भी है अवेलेबल है सिटी, उसके पास में पहुँचा दिए। वैक्सीन जो है आसपास में है नहीं, या फिर आप लोगों ने कई बार देखा होगा खून की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, तो सीधा सीधा खून की जो बेसिकली पोटली है उसको भरा और तुरंत वहाँ पर डिलीवर कर दिया जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिस्टम है। अगर बात करें, ड्रोन एक ऐसा सिस्टम है जो कि आने वाले टाइम में बड़ी फ्रिक्वेंटली आप लोगों को यूज़ होता हुआ नजर आएगा। तो ये डेडिकेटेड ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क तैयार किया जा रहा है मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा, और देश का नहीं है, ये एशिया का फर्स्ट है भाई साहब, एशिया कॉन्टिनेंट में पहला हब बन रहा है ये। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, आप लोग समझ सकते हैं। बेनिफिट क्या है? एक तो यहाँ पर सबको एक्सेस मिल जाएगी हेल्थ केयर की। 2.7 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कई सारी प्रोग्राम से झेलते हैं जहाँ पर विजिबिलिटी या फिर हाई डिलीवरी कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर लैक ऑफ विजिबिलिटी है, वहाँ पर ओवरकम उसको कर पाएंगे आसानी से टेक्नोलॉजी की हेल्प से। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड-19 के टाइम पर लॉकडाउन लग गया, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग जो थे वो स्कूल में नहीं जा पा रहे थे।
पर लेकिन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उस टाइम पर याद होगा आप लोगों को किस तरीके से कितनी सारी न्यूज़ जो है वो वायरल हुई कि जैसे तैसे जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक मोबाइल से कई कई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस टाइम पर देखने को मिली थी। तो ये क्या है, ये है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो हेल्थ के फील्ड में, सिक्योरिटी के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। तो ड्रोन का इस्तेमाल तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। मैंने बोला था ना, जैसे खेतों के अंदर में अगर बात करें तो दवाइयों को छिड़कने का काम कर रहे थे ड्रोन, तो यहाँ से भी आप लोग ड्रोन का इस्तेमाल देख सकते हैं। तो ड्रोन के काफ़ी पॉजिटिव इस्तेमाल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। तो ये कई सारे बड़े बड़े जो हैं एक तरीके से इंसिडेंट हमारे सामने निकल कर आए। तो कुछ भी कन्फ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इवन ड्रोन से उन एरिया में पौधे भी उगाए गए थे, एग्रीकल्चर इस्तेमाल के लिए भी ड्रोन काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया था। तो ये कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर ड्रोन का, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऐसे आप लोग ही क्या रहे हैं, किसी ने ड्रोन इस्तेमाल किया कभी? शादियों में तो देखा ही होगा कम से कम ड्रोन, और कहीं नहीं तो ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट का जो है वो कौन सा सेशन चल रहा है, ये अभी आप लोगों को विंटर सेशन देखने को मिलता है। सबसे पहला सेशन कौन सा होता है, नॉर्मली समर सेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसको बजट सेशन आप लोग बोलते हो। फिर आप लोगों का मानसून सेशन आता है और फिर आता है विंटर सेशन। विंटर सेशन जो है वो सबसे मतलब कम एक तरीके से लेंथ का सेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी पर्टिकुलर सेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें चार राज्य कौन से हैं यहाँ पर, अगर उनके बारे में बात करूंगा अभी आप लोगों से। 4 राज्य के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो शेड्यूल कास्ट, जो बेसिकली शेड्यूल जो कास्ट नहीं शेड्यूल ट्राइब को लेकर यहाँ पर इनके अंदर मॉडिफिकेशन की बात की जा रही है। राज्य कौन कौन से हैं, एक सेकेंड, राज्य कौन कौन से, अगर राज्य पूछा आप लोगों से तो तमिलनाडु आप लोगों को देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर कर्नाटका, तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं जिनके अंदर में शेड्यूल जो ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रहे हैं। उसके चलते यहाँ पर ये जो बिल है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर प्रपोज अमेंडमेंट क्या है, यानी कि चेंज किसके अंदर किया जा रहा है, अगर आप लोगों से बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर एक तरीके से रिलेटेड टू खासकर जो शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर है जो कि हमारे देश में 1950 का ऑर्डर है, उसके अंदर में अमेंडमेंट किया जा रहा है यहाँ पर। ये यानी कि बेसिकली आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो हिली एरिया में ट्राइबल कम्युनिटी है खासकर तमिलनाडु में, ठीक है, उसके अंदर देखने को मिलेगा, कर्नाटका में भी ऐसे ही है और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बोला ये जा रहा है कि इनको एक तरीके से इनकी जो सिस्टम है उसके अंदर में चेंज लाने की बात की जा रही है ताकि और प्रोडक्टिव सर्विस वगैरह चीज़ें इनको प्रोवाइड करा जा सके। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर में खासकर अगर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है, कुछ नाम मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये आप लोग देखिए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है नारी कोरवन और इसी के साथ में कुरी विकरण। तो नारी कोरवन कुरी विकरण ट्राइबल कम्युनिटी जो है उसमें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ऐड की जा रही है शेड्यूल ट्राइब के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में। इसी के साथ में जब आप लोग बात करोगे कर्नाटक के अंदर में तो बेटा कुर्बा, तो बेटा कुर्बा जो है यहाँ पर ये कर्नाटक के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर ये अगर बात की जाए आप लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रही है जिसको बोला गया है बेसिकली क्या, ये है भागिया भूमियार। ठीक है, ये ट्राइबल कम्युनिटी। और इसी के साथ में अगर आप लोग बात करेंगे हैटी जो समुदाय है यहाँ पर, कहाँ की कम्युनिटी है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर में। तो इनसे रिलेटेड न्यूज़ है। वैसे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से कोई बड़ा सा टॉपिक आएगा बहुत ही डिटेल में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लेना। आप लोग ये बताना है सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी की संख्या जो है वो किस राज्य में पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों को पता है ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर में भी अलग से पीवीटीजी होती है, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी, तो ग्रुप जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो किस स्टेट यानी कि किस राज्य के अंदर पाई जाती है, ये आप लोग को बताना है। तो देखता हूँ कौन से आंसर देता है, तो ये आंसर आप लोगों को देना है। ट्राइबल कम्युनिटी अपनी कल्चर को फॉलो करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल को एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर आप लोग बैठोगे तो इनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आप लोगों के कंधों पर। तो एक प्रॉपर एक नॉलेज अगर होगी तो ही आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल भी कर पाओगे। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं MTOE, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। कई बार कई सारे लोग जो हैं पूछते हैं ये क्या लिख दे इसके नीचे। ठीक है, हर जगह लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, फिर न्यूज़ डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं मेगा टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट या फिर मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। यानी कि जैसे मैं बोलूँ कि इतना कोयला हम लोग जला रहे हैं, पर इतना कोयला जो है इतने
इक्विवेलेंट ऑयल से भी हम लोग यहाँ पर काम चला सकते हैं, इतना कोयला जलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 553 ये यहाँ पर मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, इंडिया का प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इतना है बेसिकली हमारा प्राइमरी सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जब आप लोग जाओगे तो 56% जो टोटल एनर्जी कंजप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडस्ट्रीज के अंदर में। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिनको आप लोग एमएसएमई बोलते हैं, छोटे लघु और मध्यम उद्योग आप लोग बोलते हैं, वो 20 से 25% जो इंडस्ट्रियल एनर्जी का कंजप्शन करते हैं। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी के द्वारा नेशनल जो यहाँ पर स्ट्रेटजिक प्लान, जो अगर उसके बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है 60% एनर्जी सेविंग पोटेंशियल लेकर आएगा 2030 तक का। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रमोट करने की बात की जा रही है एनर्जी इफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो क्लस्टर है हमारे देश में, इंडिया के अंदर में, उनके अंदर यहाँ पर चीज़ों को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस है एक तरीके से। नेशनल कॉन्क्लेव के अंदर आप अगर बात करें, एक प्रोजेक्ट सक्सेस जो है वो शोकेस करेगा नेशनल कॉन्क्लेव के अंदर अगर बात करें। इसी के साथ में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है यहाँ पर किसके द्वारा, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पूरा पर्पज ये है कि कैसे एनर्जी इफिशिएंटली हम लोग को यूटिलाइज करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमारे देश में 80 से 85% हम लोग क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, और लगभग 50 से 55% अपनी गैस हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो जरूरी है जो सामान हम लोग बाहर से खरीदते हैं उनको कम खर्च करना स्टार्ट कर दें, अपनी चीज़ों को बढ़ा दें, उससे काफ़ी फायदेमंद रहता है। प्रोजेक्ट जो था वो इनिशिएट किया गया 2011 में, और यूनाइटेड नेशन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके कोलैबोरेशन में यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी जो हमारे देश की, इसने मिलकर काम किया 2011 से, ताकि चीज़ों को सुधारा जा सके। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई साहब फ्रिज, AC, कूलर लेना तो स्टार मार्क वाले ही लेना। स्टार मार्क वाले का मतलब ही रहता है कि ये बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप लोग ही कम कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे ऐसी बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया तो यहाँ पर ये ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है उसके द्वारा इसको फंड भी किया गया। एम ये था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल कर सकें, और इसी के चलते माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले एरिया में ये काम किया भी गया। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल और एनर्जी के अंदर में आते हैं। इसके मिनिस्टर कौन है आप लोग बताइए। आज की डेट में आप लोगों को मैं 2 बाइक देता हूँ। एक बाइक मैं कहता हूँ कि स्कूटर चलाना है आप लोगों को, जिसमें आप लोग बेसिकली जो आप लोग पेट्रोल यूज़ करोगे। दूसरी में आप लोगों को बैटरी का स्कूटर चलाना है। तो कौन सा स्कूटर चलाना आप लोग पसंद करोगे? अगर बात करें कोई शौकीन आदमी है तो वो चलाना पसंद करेगा पेट्रोल का। क्यों? क्योंकि उसमें पिकअप हाई होता है, स्पीड अच्छी खासी आती है। बैटरी वाला थोड़ा सा स्लो होता है, उसमें इतना पिकअप हाई ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। पर लेकिन हमारी आदत जो है वो हम लोग को सुधारनी पड़ेगी, तभी जाकर चीज़ें जो सुधरेंगी। तो एक तरीके से इस तरीके से एनर्जी को प्रमोट करने की बात करें ताकि सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को सुधारा जा सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, इसी से मिलता जुलता एक और आप लोगों का टॉपिक राज्यसभा के द्वारा एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो यहाँ पर, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग फोकस दे सकें, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो प्रमोट किया जा सके कार्बन ट्रेडिंग को भी, ताकि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करना इस्तेमाल करें। कोयला हो गया, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इनसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी एक न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं जिससे क्वेश्चन ही बन सकता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे जयशंकर साहब हैं, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया इंडिया ग्लोबल फोरम। कहाँ पर? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2022। कहाँ पर? दुबई के अंदर में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। जितने भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है, ये बड़ी न्यूज़ है अपने आप में, कि 15 साल से पुराने जो भी व्हीकल हैं उनको जो है साइड में लगा दो, मतलब उनको उठाकर फेंक दो, किसमें? डस्टबिन में, ताकि यहाँ पर इन्वायरमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जा सके और खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जा सके। इसके चलते चीज़ें हो रही हैं। कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो 7 जोनल काउंसिल, जो जोनल कल्चर सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्ट, कल्चर और क्राफ्ट के ऊपर अक्रॉस द कंट्री, ताकि अपनी आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पर ये काम कर रही है। कौन है इसके मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। छोटी छोटी बातें हैं पर लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया ने नवंबर के महीने में जो इन्फ्लेशन है वो बोला कि डिप हो गया 6%।
फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर अक्टूबर में जब यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था 4%। देखिए इन्फ्लेशन जो होता है ना वो एक तरीके की महंगाई आप लोग बोल सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हैं जितना सस्ता पहले वो मिलता था, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए आप लोगों ने अगर मिट्टी का तेल या डीजल पेट्रोल खरीदा तो पहले कितने का मिल रहा था और अभी कितने का मिल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से अभी आप लोगों को ज़्यादा महंगा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है उसकी वजह से कई जगह डिलीवरी नहीं हो पा रही है चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ें आती हैं निकल कर। तो इन्फ्लेशन जो है अगर वो डिप हो रहा है तो इसके कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। पॉजिटिव चीज़ देखिए, एक नॉर्मल इन्फ्लेशन तो चाहिएगा भी, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी चीज़ की कम है, तो ये इन्फ्लेशन अच्छा होता है, इसकी वजह से जॉब भी क्रिएट होती है। तो नहीं कहते सारे दाग गंदे नहीं होते, कुछ दाग अच्छे भी होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली ह्यूरन ग्लोबल 50 जो ह्यूरन ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर वो नंबर 5 देखने को मिली। 20 इंडियन कंपनी जो है फीचर की गई 500 मोस्ट वैल्यूएबल जो कंपनी है वर्ल्ड के अंदर में। तो हमारे देश की जो रैंक आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिली। तो कहने का मतलब है कि हमारी कंपनी भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है आज की डेट में, ऐसा बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। CBIC क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेंट्रल, जो एक तरीके से सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो इसके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है जीएसटी की जो चोरी की जा रही है खासकर गेमिंग कंपनी के द्वारा। आज की डेट में बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनी है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की चोरी कर रही है, क्योंकि आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑनलाइन गेम का ऐसा फंडा चल चुका है कि जिन लोगों को लत रहती है वो एक नेक्स्ट लेवल की लत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो आज के में डायरेक्टरेट ऑफ डेटा मैनेजमेंट है, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, तो ये देखते रहते हैं कि भाई साहब कहाँ से कितना माल पानी आ रहा है, यानी कि यार यहाँ से तो पैसा अच्छा आता है, यहाँ से कम आ रहा है, तो कौन चोरी कर रहा है, तो उसके ऊपर ये नजर गड़ाए बैठे हैं कि जोन जोन चोरी कर रहा है उसकी गर्दन पकड़ो और उसको सुधारो। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो भी यहाँ पर बोला गया कि लगभग 23,000 करोड़ का टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं उसको इधर उधर किया जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इसलिए यहाँ पर न्यूज़ में आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। नहीं, आप लोग इनकम टैक्स जब इंस्पेक्टर बनोगे, जो खासकर सीजीएल के थ्रू या इनकम टैक्स कमिश्नर बनोगे यूपीएससी के थ्रू, तो ये सारे डिपार्टमेंट आप लोग के अंडर आएंगे, उस टाइम पर भी चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी पढ़ लो, उस टाइम पर आसानी रहेगी, वरना फिर पढ़ोगे ये क्या हो गया, ठीक है। हाल तो बात ये है बिना पढ़े बनोगे ही नहीं ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। नॉमिनेशन 80th एनुअल जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये फिल्म एंड टेलीविजन के द्वारा अनाउंस किया जाता है, तो इसके लिए जो बेसिकली नॉमिनेशन जा रहे हैं। आप लोग क्या लगता है किसको अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है दिमाग में कि हाँ इसको तो मिलना चाहिए। एस्ट्रॉयड जिसका साइज जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इक्विवेलेंट था, वो अर्थ के पास से अभी गया 15 दिसंबर को, तो यानी कि बाल बच गए, तो ये बातें बोली गई यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो किस ग्रह के बीच में आती है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइए, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया फर्स्ट एवर अरब बुलेट लूनार स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो ये जो अरब बुलेट बेसिकली इनके द्वारा बनाया गया अपने आप, और वो यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया लूनार यानी कि चांद के लिए, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस जो है जाफना और चेन्नई के बीच में रिज्यूम की जा रही है, ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। मैं आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। चेन्नई से लेके यहाँ पर, ठीक है, इंडोनेशिया जाएगी जाफना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसके कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो पूछा जा सकता है कि चेन्नई से कहाँ के लिए जो फ्लाइट है वो डायरेक्ट यहाँ पर एक तरीके से कनेक्ट की जा रही है, रिज्यूम की जा रही है। तो इंडिया के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों को चेन्नई देखने को मिलेगा, और आप लोगों को जाफना जो है वो आप लोगों को इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो कन्फ्यूजन नहीं है अगर पूछा जाए तो, ठीक है। तो कोई भी न्यूज़ होती है यार, देखो छोटी बड़ी जो न्यूज़ होती है उससे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं, तो ढंग से तैयार करोगे तो अच्छे से चीज़ें चलेंगी, वरना दिक्कत होगी। बात की जा रही है कौन बनेगा करोड़पति, छोटू करोड़पति, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है यूनिसेफ डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर। तो सही आंसर क्या है ये बताना है, कंप्यूटर जी फिर लॉक कर देंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया गया कौन से स्टेट के द्वारा फर्स्ट टाइम, यानी कि क्लाइमेट चेंज पर फोकस देने के लिए। तो कोई अमीर पढ़ा लिखा राज्य ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला है केरला, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना, चौथा है उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। बात की जा रही है थीम इंटरनेशनल माउंटेन डे 2022 की, तो क्लाइमेट चेंज एंड माउंटेन्स, वुमेन मूव माउंटेन्स,
प्रोटेक्ट माउंटेन्स एंड माउंटेन्स आर द म्यूनमेंट्स। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ये मैंने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में आप लोगों से, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग मुझे निराशा नहीं दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होस्ट किया गया कौन सी सिटी के द्वारा? पुणे, वाराणसी, गांधीनगर या फिर मैसूर? सही आंसर क्या है यहाँ पर? ABCFD, ये आप लोग को बताना है। तो कौन सी आंसर देगा? मैं वेट कर रहा हूँ सही आंसर का। सही आंसर दो, जद्दोजहद करो, क्वेश्चन को देखो और उसके बाद में बताना, ठीक है। सी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ो, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर आंसर बताऊंगा। तब तक हम लोग बात करते हैं एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में। रिवर का नाम क्या है? रिवर का नाम है यहाँ पर बेसिकली तनाना, ठीक है, तनाना, TANANA, तनाना, ठीक है, तनाना तनाना तनाना। ये जो रिवर है ये 940 किलोमीटर लंबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है और ये तनाना जो है ये ट्रिब्यूटरी है यूकोन रिवर की। तो एक यूकोन रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस यूकोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है तनाना, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये तनाना मनाना है कहाँ पर, ये तो बता दो एक बार सर, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर यूकोन रिवर और यूकोन तनानन अपलैंड भी इसको बोला गया है। ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ पर? यह अलास्का वाला रीजन। अलास्का वाला रीजन कौन सा होता है अगर आप लोग बोले तो ये रीजन आप लोगों को बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का देखने को मिलता है। ये इस साइड में जब आप लोग जाओगे आप लोगों को रीजन नजर आएगा। ये वो रीजन है जो कि रसिया से खरीदा गया था इनके द्वारा। तो इस पर्टिकुलर रीजन में, अलास्का वाले रीजन में ये रिवर है जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेरिंग सी आप लोगों को देखने को मिलता है, ऊपर आर्टिक सी हो गया, इसी को बेरिंग स्टेट बोलते हैं जो कि इनको कनेक्ट करता है। और ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इंटरेस्टिंग है, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग इकलौते होंगे इनको आंसर करने वाले, ठीक है। शायद ही कोई ऐसे रिवर के बारे में आप लोगों को मतलब नॉर्मली पढ़ाता हुआ नजर आएगा या आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को बताइए अच्छी अच्छी बातें। अब बात करते हैं आंसर के बारे में। मैं आशा करूंगा कि आप लोग अच्छे से आंसर दोगे, तो प्रैक्टिस करो, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है इसका। एटलीस्ट आंसर जो है ट्राई किया करो यार, सही और गलत अपने हाथ में नहीं होता है, ठीक है। हमारा काम होता है प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस करो। तो दिसंबर क्या है बताओ? दिसंबर 11 को सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिसेफ डे, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, ठीक है। तो याद रखिएगा यूनिसेफ को आप लोग नॉर्मली यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी बोलते हो, और इसी का नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो दोनों इसी के नाम है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं, कल्लू बिल्लू और उन्हें एक तरीके से सोमनाथ चटर्जी, तो अलग अलग नाम इसी के हैं, ठीक है। डेडिकेटेड काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है काफ़ी एक अच्छे अच्छे स्टेप उठा रहा है आजकल। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन साहब जो है तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी ये बना रहे हैं, स्टेट ओन कंपनी रहेगी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इन मुद्दों को देखोगे और एक तरीके से पूरा फोकस रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस दिया जाए, और टारगेट लगा के चल रहे हैं 2030 तक का, ठीक है। तो अपने ही आप में काफ़ी अच्छी बात है। स्टेट तमिलनाडु से आप लोग आते हैं तो बताइएगा। तमिलनाडु से देख रहा है क्या कोई लेक्चर यहाँ पर? बताइए तमिलनाडु से है कोई? बताओ कौन कौन देख रहा है। तो यहाँ पर थीम है इंटरनेशनल म्यूनमेंट डे के बारे में बात की जा रही है। तो याद रखिएगा वुमेन मूव माउंटेन्स। तो ये मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था जब इस डे के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। किस डेट में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोग बताइए, ठीक है। बताइए, देखता हूँ कौन कौन से आंसर देता है। यानी कि थीम इंटरनेशनल म्यूनमेंट्स डे की क्या है ये मैंने बता दिया। किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। आगे बात करते हैं नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ का ये बेसिकली कवरेज ये कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला? तो याद रखिएगा ये वाराणसी, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। 2 दिन का ये प्रोग्राम चला, हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है। यहाँ पर मिनिस्टर साहब के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जो कि मनसुख मांडविया है हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर। तो याद रखिएगा टेली मेडिसिन के बारे में बात की जा रही थी ना, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, वही वाली न्यूज़ थी। बन गया ना क्वेश्चन? फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया? भाई साहब यहाँ से आ गया। पार्टिसिपेट करोगे, आंसर दोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, और इवन दूसरों को पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। सी सेट वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए किस किस ने अटेम्प्ट कर लिया है? तो आंसर है सी, आप लोगों को देखने को मिलेगा 140, ठीक है। तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूजन को यहीं छोड़ के जाना है, ओके। आइए बात करेंगे कौन बनेगा इंग्लिश पति, यानी कि आप लोगों को टीटू द टेस्ला बनाता हूँ, ठीक है। हसल देखा आप लोगों ने? हसल 2.0, उसमें टीटू द टेस्ला याद आया कुछ?
5 शब्द होंगे जिनके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करने हैं और इन्हीं के साथ में आप लोगों को समझना भी है। अगर आप लोग इंग्लिश समझना, बोलना और लिखना चाहते हैं तो वोकैबुलरी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पहला शब्द है यहाँ पर, यह है एग्जोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है समझना। देखा, समझने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, तो एक तरीके से समझने की बात की जा रही है। तो स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज टू डू समथिंग, ठीक है। समझना नहीं, बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं समझाना। समझना तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग चीज़ों को समझो कि कितने इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ये एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा समझाना, जैसे मैं समझाते रहता हूँ आप लोगों को कि भाई साहब उठ जाओ टाइम पे, एक्सरसाइज कर लो, आप लोगों की ज़िंदगी है, आप लोग को इंप्रूव करनी है, पर नहीं चलती है सर पे जूं, नहीं उठते हैं भाई साहब, ठीक है। तो होता है एक तरीके से एनकरेज करना भी आप लोग बोल सकते हैं, इसको सपोर्ट करना भी बोल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो गया, वो हो गया एक तरीके से डिस्करेज करना, ठीक है। तो ये शब्द है सेंटेंस फॉर्म करने इसके ऊपर, और ये न्यूज़पेपर में कई बार देखा होगा सेंटेंस, ये वर्ड आप लोगों ने देखो। कई बार किसी की, मान लीजिए कोई इंसान जा रहा है सड़क पे और चलते चलते उसका पैर मुड़ गया, वो गिर गया, तो सब हंसते हैं। तो उस टाइम पर ठाके मार के कोई नहीं हंसता है, दबी दबी हंसी में हंसते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक है। कई बार देखने को मिलते हैं ना ऐसी चीज़ें। तो ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग टितर, ठीक है। तो दबी हुई हंसी में हंसना, एक तरीके से सामने वाले कोई चीज़ें देख ली, शॉर्ट टाइम ऑफ हंसी, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं छोटा सा ही ऐसे करके निकल गए। हंस दो थोड़े से, हैं, कहाँ जाओगे इतने सीरियस हो गए, हंसो, हंसना। तो हंसना सीखा करो, लाफ्टर थेरेपी लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हंसना एक अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर, यह है बुइड, यानी कि एक तरीके से दबा हुआ शब्द नहीं बोल सकते, हालांकि यहाँ पर सीमित बोल सकते हैं, लिमिटेड। ऐसा है कि उसको अगर प्रोत्साहित करो तो वो फाड़ के निकल सकता है, ठीक है। टू सस्टेन और एनकरेज ओफन फॉलोड बाई अप, यानी कि आने वाले टाइम में अगर मौका मिलेगा तो फाड़ के निकलेंगे। तो एक बुलस्टार भी बोलते हैं, सपोर्ट या बूस्ट करना, ठीक है। अपोजिट वही हो गया डिप्रेस्ड या फिर डिप्लीट करना, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। हार्क यानी कि सुनना, ठीक है, चीज़ों को सुनना, समझना, मतलब अटेंशन देना। मैंने कहा था कि टकटकी लगा कर देखना, तो आज से बोला करूँगा हार्क, यानी कि तैयार हो जाओ, है कमांडो। तो ये अटेंशन दे के सुनना, शांति में सुनना, माइंड के साथ में शांत बनाए रख के सुनना। और बाकी क्या है, अरे ये तो बोलता रहता है, इग्नोर मारो, ठीक है। तो दूसरी साइड में वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आप लोग देख लो आप लोग क्या करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर, ये है फ्रैगो, ठीक है। तो फ्रैगो जो है बेसिकली इसका मतलब है यहाँ पर गड़बड़ झाला। मतलब एक तरीके से उलझन बोल सकते हैं, कन्फ्यूजन बोल सकते हैं, चीज़ों का मिसमैच हो जाना बोल सकते हैं, टर्मोइल में, नहीं कहते टर्मोइल में फंस गई चीज़ें। तो इसका मतलब है कंडीशन समझ में नहीं आ रहा, वैसा अब ये करें कि या ये करें, जिंदगी समझ में नहीं आ रही है। सुबह को टर्मोइल रहता है, अलार्म बज गया, उठेगी सोए, फिर सोए जाते हैं, चलो, तो वाली कंडीशन आप लोग बोल सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बने तो आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा, और सेंटेंस जो है फॉर्म करने की कोशिश जरूर करना। जो ऑलरेडी फॉर्म कर रहे हैं उनको देखना वो कैसे फॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। कई सारे बच्चों के द्वारा आंसर बहुत शानदार तरीके से दिए गए, आप लोग उनके आंसर देखना, मैंने पिन कर दिए हैं कल वाली वीडियो के नीचे, तो अच्छे से आप लोग देखिए। कल जो पर्सन के बारे में मैंने पूछा था इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण साहब के बारे में पूछा था। जेपी मूवमेंट का नाम आप लोगों ने सुना है, तो इन्हीं का नाम था बेसिकली। इनको लोकनायक यानी कि लोगों का लीडर भी बोला गया, और टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट जो था वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया, जेपी मूवमेंट 1970s में। उसी के बाद में आगे चलकर आप लोगों ने देखा ना, हमारे देश में इमरजेंसी लग गई 1975 से लेकर 77 तक का, तो बहुत सारी चीज़ें हुई उस ड्यूरेशन में। तो उसी से निकलकर यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी आई, नई नई जनता पार्टी पैदा हुई उस टाइम पर, जो कि आज के दिन में बड़ी बड़ी पार्टी बन के बैठी है देश के अंदर, ठीक है। तो कई मूवमेंट, जैसे कि अन्ना हजारे के मूवमेंट से अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी निकल कर आ गई। तो इस तरीके से कोई भी मूवमेंट होता है तो कई अक्सर उससे कई सारी पॉलिटिकल पार्टी निकल जाया करती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यार देखो, जितना सीरियस होके पढ़ाई करोगे, एक तो वो हो गया सीरियस होके, मतलब वो वाला सीरियस की टेंशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, एक वो है कि सीरियस होके अटेंशन करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोनों सीरियस में डिफरेंस है। ये वाला सीरियस आप लोगों को पहुंचा देगा हॉस्पिटल में, और ये वाला सीरियस आप लोगों को पहुंचा देगा गोल के करीब में। पर लेकिन अगर बात करें फन करते हुए स्टडी करनी है आप लोगों को, तो उसको भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा हंसी मजाक में चीज़ें लाइटली लंबे समय तक याद रह जाती हैं, तो थोड़े से फन के साथ में पढ़ लिया करो। ऐसा नहीं कि टेंशन लेकर ही पढ़ाई करनी है, अपने आप को एक पैटर्न में डालो थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि यार चीज़ों को करते रहोगे एक तरीके से ना, यानी एक तरीके से एग्जॉस्ट हो गए फिर भी बैठे हुए हैं लिए हुए, नहीं। अपने माइंड को रिलैक्स करने की टेक्निक आप लोगों को आनी चाहिए। बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेते रहो, पानी पीते रहो। और ऐसा नहीं कि यूपीएससी ही बस ज़िंदगी है,
यूपीएससी के अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बर्बाद करना है, अपने आप को थोड़ा सा लाइट जोन में रखने की कोशिश करो, ठीक है। अपने एक बैलेंस नाम की कोई चीज़ होती है ना, वो बनाने की कोशिश करो, फिर चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती हुई नजर आएंगी, है कि नहीं। तो कन्फ्यूजन हो तो बताना, तो सारी चीज़ें एक एक कर डिस्कस कर दी। फीडबैक देना जैसा भी आप लोगों को लगता है अच्छा है बुरा। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाती है। और यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल भी शेयर किया जाता है, एटलीस्ट एक आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एक आर्टिकल पढ़ोगे कम से कम तो आप लोगों का सी सेट कॉम्प्रीहेंशन वगैरह पोर्शन भी अच्छा होगा, तो उसको आप लोग जरूर कवर करिएगा। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताना, दूर करेंगे भाई साहब, इसी के लिए तो बैठे हैं है कि नहीं। तो अच्छे से एंजॉय करो, अपना ध्यान रखो। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। अच्छे से एंजॉय करो और ध्यान रखो, ठीक है।